हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में एक क्विक रिवीजन होगा और ये क्विक रिवीजन है आपका क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के केमिस्ट्री का पोर्शन का। तो केमिस्ट्री के पोर्शन का एमसीक्यूज का फॉर्म जो है सारा आपका जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं। हमने उसका सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आपके टोटल 4 वीडियोस उसमें फ्रेम हुए हैं। तो इसमें 4 या 5 वीडियोस हैं जिसमें कि आपके ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस जो है वो आपके फिनिश होते हैं केमिस्ट्री सेक्शन के। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको लिंक मैं उसका कमेंट में पिन कर दूंगी। तो कमेंट में जाकर उसको आप जरूर क्लिक कर लिंक को देख लेना। उसमें हमने क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यूज को कवर किया है। और एमसीक्यूज ये किसके हैं? ये आपके केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज हैं जो कि कवर हो चुके हैं। और ये सारे एमसीक्यूज क्या है? नए हैं। तो ये आपको कहीं देखने को नहीं मिले होंगे क्योंकि ये खुद एमसीक्यूज फ्रेम करे गए हैं, इधर से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। तो इसका अगर एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना। और आज के इस सेशन में हम क्लास 9th साइंस का जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है इसको हम पूरा रिवाइज करेंगे वीडियोस के फॉर्म में। तो मैं आपको ये पूरा रिवीजन करा रही हूँ। पहले आप उसका रिवीजन देख सकते हो, पहले आप इस वीडियो को देख लो और उसके बाद अगर अभी तक आपने एमसीक्यूज को नहीं सॉल्व किया है तो जाकर एमसीक्यूज वाले सेक्शन को जरूर देख लेना और कर लेना। इससे आपका केमिस्ट्री का पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अगर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आपको कंटेंट मिल रहा है सेम चीज का और दूसरी तरफ आपको उसके प्रैक्टिस सेशन करने के लिए तुरंत मिल रहा है कि आप पहले कंटेंट देख लो और जल्दी जल्दी आपको खत्म करना है तो आप 2x की स्पीड पर देखो। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आपके लिए काम का एकदम मस्त वाला वीडियो है, बस देखो तब समझ में आएगा। तो आप पहले कंटेंट 2x पर देख लो, उसके बाद 2x पर जल्दी जल्दी उसको एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर एमसीक्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है क्योंकि सबकी डिमांड थी, ठीक है। तो आप क्या करना, 2x पर लगाना और आप क्वेश्चंस को अपने हिसाब से टिक कर लेना और उसका आंसर मेरे द्वारा सुन लेना और आगे बढ़ जाना। तो आपका कंटेंट प्रिपेयर हो गया, एमसीक्यू प्रिपेयर हो गया, तो आपका केमिस्ट्री क्लास 9 का पोर्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आगे की वीडियोस मिलते रहे और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को बताइएगा क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस की प्रिपरेशन करते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेशंस हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री को फिनिश करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, ये सब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सबसे पहला चैप्टर हम केमिस्ट्री का करेंगे आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे जो सराउंडिंग में पदार्थ हैं तो वो किस तरीके से हैं, ठीक है। पदार्थ के बारे में हमको इसमें पढ़ना है और ये जो चैप्टर है ये आपका इसका मतलब फर्दर इसको और बढ़ाया गया है आपके चैप्टर नंबर 2 में। तो आपका 2 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर होगा ये कंप्लीट, एक तरह से बोलूं मैं तो, क्योंकि आपके 2 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या बोलते हैं मैटर के बारे में, कि मैटर का आपका भौतिक स्वरूप देखना है, जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ का आपका रासायनिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे और इसका रासायनिक स्वरूप हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे और जो कि मैं ही आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसका भौतिक स्वरूप क्या हो गया, मतलब ऐसी चीज है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मैटर क्या है, पदार्थ है क्या। तो हमारे सराउंडिंग में हम जो भी चीज देख रहे हैं, अगर मैं मार्कर बोलूं या मैं अगर अपनी वॉच बोलूं या मैं कुछ भी चीज जो मैं देख पा रही हूं, वो सारी चीज किसकी बनी है? मैटर की बनी है। और मैटर क्या है? एक तरह से टाइनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं मैटर। इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको आप एक अच्छे माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते। तो मतलब इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मैटर। तो जितना भी हमने हमारे स्पेस में सराउंडिंग में जो हम देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो हम देख पा रहे हैं वो किससे बनी है? मैटर से बनी है। और मैटर क्या है? एक टाइनी पार्टिकल है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि मैटर इज समथिंग दैट हैव्स मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसका क्या मतलब है कि मैटर क्या है? अगर ये है पेन है तो इसने कोई ना कोई तो इसका मास होगा, इसका द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ इसने कुछ ना कुछ जगह घेरी होगी। अगर मैं इसको अपने हाथ पे रख रही हूं तो इसने मेरे हाथ के ऊपर की ये जगह को घेरा। तो मतलब मैटर क्या है, पदार्थ क्या है? वो कोई भी चीज जिसका खुद का अपना मास हो और खुद क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है, एक जगह को घेर रही है, ठीक है। जैसे कि बस की सीट में बैठे और थोड़ा उधर खिसकी, थोड़ा बाजू खिसकी, थोड़ा बाजू खिसकी, तो मतलब क्या है? बैठने वाला आदमी भी मैटर है। थोड़ा खिसकते खिसकते तो जगह ले ली, उसने अपना मास रखा और अपनी जगह ले ली। तो वो क्या है? उसने ऑक्यूपाई कर ली स्पेस और एक जगह पे वो बैठ गया, ठीक है।
चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो मैटर का मैंने क्या बताया कि भौतिक स्वरूप और आपका रासायनिक स्वरूप, तो ये दो तरह के स्वरूप होते हैं। तो भौतिक स्वरूप हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं कि इसका भौतिक स्वरूप क्या क्या हो सकता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या हो सकती है। तो भौतिक स्वरूप में सबसे पहला आप देख लीजिए कि ये क्या है, कण से, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्लास 9 की केमिस्ट्री बहुत आसान है, क्लास 10 की केमिस्ट्री में मजा आएगा करने में, क्लास 9 की तो इजी है, एकदम फ्लो में चली जाएगी। ठीक है, क्लास 10 में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, चीजों को और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भौतिक स्वरूप आपका क्या हो गया, पहला कि ये क्या है, पार्टिकल्स कण से बने हुए हैं और ये कण आपके क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि कण छोटे होते हैं, चलिए आइए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप से बताती हूँ। तो जैसे कि अगर मैं इधर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मेरे पास क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में क्या है, पानी भर दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब पानी भरने के बाद क्या किया मैंने, इसमें क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट की एक टैबलेट डाल दी। ठीक है, एक बहुत छोटी सी टैबलेट थी, जिसको मैंने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, मार्कर लीक हो गया। तो मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट की इसमें क्या करी, एक छोटी सी टैबलेट डाल दी। तो टैबलेट डालने से क्या होगा, अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर से ऐसे हिला दिया। हिलाने से क्या होगा, ये सारा का सारा पोटेशियम परमैंगनेट इसमें घुल जाएगा। जैसे कि आप सिंपल अगर मैं बोलूं कि अगर आपको घर में इसका एक्सपेरिमेंट देखना है, तो आपने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भरा और उसमें क्या किया, एक ड्रॉप इंक की डाल दी और उसको ऐसे करके ऐसे करके घोट दिया, घुला दिया। अब घुलाने से क्या होगा, आपको वो नीला रंग पूरे के पूरे बीकर में या पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट ग्लास में दिखेगा। अब उससे थोड़ा सा दो, आपने क्या किया, आधा ग्लास पानी निकाला और आपने दूसरे उसको ग्लास में डाल दिया। फिर आपने आधा ग्लास उसमें से थोड़ा सा निकाला, आधा ग्लास, फिर उसको अपने नए ग्लास में निकाल दिया। आप जितनी बार उसको नए ग्लास में डालते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको नीला रंग दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है। बस क्या कमी आ रही है कि नीले रंग की जो पहली तेजी में और उसके जो लास्ट वाला आपने जहां पे ग्लास रखा उसकी तेजी में अंतर है। तो इसका मतलब ये होता जा रहा है कि जो आपके नीले रंग का जो इंक के कण थे, वो क्या है, विभाजित होते जा रहे हैं, विभाजित होते जा रहे हैं और छोटे 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 रूप में दिखते जा रहे हैं। इसका मतलब कण क्या है, बहुत सूक्ष्म है। और ये जो आपका एक टैबलेट डाली, वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी वो टैबलेट है। तो जैसे जैसे 1/10 पार्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, पर आपको नीला रंग दिखता जा रहा है। तो ये समझ में आता है कि कण जो है बहुत छोटे होते हैं, जो आप फर्दर बीकर्स में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनके पास स्पेस होता है, मतलब कण जो है इनके पास स्पेसेस होते हैं बीच में। ये कैसे समझेंगे, जैसे आपने क्या किया, फिर से आप एक ग्लास गए किचन में भागते हुए और आप क्या करा, आपने एक बीकर लेकर आए। बीकर मतलब एक ग्लास लेकर आए आप, अगर केमिस्ट्री लैबोरेटरी टर्म्स में मैं बात करूं तो उसे बीकर बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास को। तो आप एक ग्लास लेकर आए आपने, जो जिसमें शरबत पीते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया, आपने पानी डाला और आपने शक्कर डाली। शक्कर को घोलते गए घोलते गए घोलते गए, तो क्या हो गया, शक्कर घुल गई। अब ये शक्कर कहाँ चली गई, क्या इसने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आपने अगर शक्कर घोली पानी के अंदर, तो क्या पानी का वॉल्यूम बढ़ा, तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, आइए इसको आप समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको किधर बताऊं, इधर बताती हूँ। तो ये क्या था, ये मेरे पास एक बीकर था जिसमें क्या था, पानी था। तो पानी था, पानी के भी अपने पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरीके से पानी के कण प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या डाला, इसमें मैंने क्या डाल दी, शुगर डाल दी। तो शुगर डालने के बाद क्या हो जाएगा, शुगर के क्रिस्टल्स हैं। तो शुगर जैसे ही इसमें गई, तो इसमें आपने इसको यहां से ऊपर से क्या कर दिया, ऐसे घुला दिया। तो घुलने की वजह से क्या होगा, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, शुगर के जो कण होंगे, वो इसके बीच में जो जगह है, जो स्पेसेस है, इसके बीच में जाकर फिट हो जाएंगे। इसीलिए इसका पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये क्या है, ये फिट होकर जाकर फिट हो गए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि आपके जितने भी कण हैं उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस प्रेजेंट है। और ये घुलते हैं किस प्रक्रिया से, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि शुगर का पानी में घुलना कौन सी प्रक्रिया हुई, ये प्रोसेस हुआ आपका डिफ्यूजन, जिसको आप विसरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कैसे, पानी के मॉलिक्यूल और आपके चीनी के मॉलिक्यूल्स, इनका क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गई, एकदम घुल गए एक दूसरे में। और क्यों घुले, कैसे घुले, क्या आपने जरूर जबरदस्ती करी इनके ऊपर, नहीं, ये क्या है, ये अपने आप घुल गए। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि अपने आप होती है, आप उसको अलग से कुछ नहीं कर रहे, पर वो अपने आप होती जा रही है। जैसे कि आपके कमरे में कहीं पे भी आपने डिओड्रेंट को छिड़का, तो डिओड्रेंट को छिड़का तो बगल में मम्मी चिल्लाएगी, अरे कितना लगा के जाओगे स्कूल, बोलती है कि नहीं बोलती है। तो वो क्यों,
क्यों ऐसा बोलती है? क्योंकि उसको यहाँ पे आपने इस रूम में अगर डिओड्रेंट लगाया तो दूसरे रूम तक भी उसकी स्मेल गई, तो मतलब मॉलिक्यूल्स फटाफट 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 नाचते हुए दूसरी जगह जाकर पहुंच गए और दूसरे मॉलिक्यूल्स में जाकर मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, मतलब विसरण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण कोई भी चीज एक दूसरे में मिक्स हो रही है, और ये चीज अपने आप होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल कोई चीज लगाना होता है, एक्सटर्नल कोई सोर्स चाहिए होता है, एक्सटर्नली कुछ करना पड़ेगा तब डिफ्यूजन होगा, तो नहीं, डिफ्यूजन क्या है? आपका स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप होता है, बाय ओन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, जो ये कण होते हैं किसके? आपके मैटर के कण होते कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि बाजू वाले के घर में बना राजमा, आपके नाक में आई खुशबू, आपके घर में बनी है क्या? आपके घर में बनी है खिचड़ी, तो बाजू वाले के घर में बनी हुई राजमे की जो महक आएगी तो वो खिचड़ी को क्या करेगी? फेल कर देगी। आप अब मम्मी को चिल्लाएंगे, नहीं भाई मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा लाओ, मुझे जोमेटो से मंगाओ, स्विगी से मंगाओ, मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उसके घर में बना है राजमा, और उसके घर में बना राजमा, उसके घर लॉक है, आपका घर लॉक है, पर फिर भी आपके कान तक, सॉरी, नाक तक स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि कौन सी प्रक्रिया लग रही है? आपका मैटर क्या है? वो बहुत ही तेज, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, उस पार्टिकल के मूव करने से क्या है? दूर पे कोई भी चीज, जैसे डिओड्रेंट का एग्जाम्पल था, वो हमको सुंघाई देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब ये कंटिन्यूअसली क्यों मूव करते हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो हर पार्टिकल के में क्या होता है? कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड में बोलते हैं कि स्पेसेस क्या है? एकदम पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है उसके मॉलिक्यूल्स, पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। तो कैसे होगा? मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, तो इसके सारे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके सारे अणु, आपके पार्टिकल्स, कुछ भी बोलो, टाइटली पैक्ड हैं। अब क्या किया? मान लो यहाँ से क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा? अब इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ये अपने ऊपर नीचे वाइब्रेट होने चले जाएंगे, जैसे मक्खी भिनकती है, भुन 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 भुन। तो इस तरीके से इसके जो पार्टिकल्स है वो भुन 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 करेंगे और एक दूसरे पे से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन हो गया। ऐसे ही लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अगर मैं इसी जगह पे लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड आपका क्या हो जाएगा? थोड़े से पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर होंगे, स्पेसेस थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसमें नीचे से अगर मैं गर्म कर रही हूं तो क्या होगा? पार्टिकल्स इजिली इधर से उधर मूव कर पाएंगे। इसी जगह पे अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में कैसे होते हैं? गैस में काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए गैस अगर कहीं पे भी अगरबत्ती जल रही है तो उसकी महक बहुत जल्दी तेजी से आ जाती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है गैसेस में, और एज कंपेयर टू सॉलिड, जो आपके ठोस होते हैं उनके अपेक्षा आपके गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बहुत तेजी से आपको कोई भी चीज स्मेल में आ जाती है। ठीक है, ये सब बहुत इजी पॉइंट्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं और ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी हम जब ये स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से कैसे गैस में कन्वर्ट हुआ, उसमें काइनेटिक एनर्जी का आपका और इसका रोल समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करने से क्या मतलब हो गया? कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड के एकदम मॉलिक्यूल्स कैसे एकदम टाइट पैक्ड है, कमरे में सबको भर दिया, ठूस दिया, तुम भी भरो, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। तो अब क्या है? उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, सांस लेने की भी जगह नहीं है, तो क्या है? पार्टिकल्स एकदम ठोस, एकदम घुसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर। तो उसमें क्या है? पार्टिकल्स इतने ज्यादा पैक्ड है कि एक दूसरे को अपने पास रखे हुए हैं, इसी वजह से वो क्या है? वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है सॉलिड की, ठोस की। अगर उसके पार्टिकल्स थोड़े लूज होंगे तो वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? वो प्रॉपर्टी शो करेगा आपके एक तरल पदार्थ की, आपका लिक्विड की। और अगर उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा? यस, आप सही बोल रहे हैं, गैस की, मतलब गैसीय प्रॉपर्टी वो अपनी शो करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, विसरण को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? हम तापमान बढ़ाएंगे तो विसरण भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने चीनी घोली, तो चीनी को घोलने में, शरबत बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर उसी चीनी को अगर आप गैस पे रख देते हैं तो क्या होता है? वो जल्दी से घुल जाती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि विसरण अगर आपको बढ़ाना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना है, क्वेश्चन मैंने क्या आपको बोला था कि डिफ्यूजन अपने आप होता है, स्वतः प्रक्रिया है, स्वयं हो रही है, बाय ओन हो रही है, पर अगर आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना है तो क्या करना है? टेम्परेचर को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। आपको स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली हम 3 तरह के पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक,
अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ साथ दो स्टेट्स ऑफ मैटर और है, और इनको पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इतने साइंटिस्ट ने इतना सारा काम किया है, तो थोड़ा सा पढ़ना तो बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें पढ़ना है, पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सॉलिड की क्या बात हो गई। सॉलिड क्या होता है, इसके पास एक डेफिनेट शेप होती है, उसके अपना निश्चित एक आकृति होती है, निश्चित उसका एक आयतन होता है। ठीक है, सॉलिड कोई भी चीज है, क्या इसको मैं ऐसे कंप्रेस कर सकती हूँ, इसको ऐसा इसका संपीड़न कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, दबा सकती हूँ, नहीं दबा सकती हूँ। ठीक है, तो क्या इसकी अपनी खुद की शेप है, इसको ना मैं कंप्रेस कर सकती हूँ, इसकी खुद की एक वॉल्यूम है, साथ ही साथ इसका एक क्या है, डेफिनेट बाउंड्री है। डेफिनेट बाउंड्री मतलब अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो इसका एक, अगर मैं इसको पेपर पे करके पेंसिल से ड्रॉ करूं तो एक बाउंड्री सी बन जाएगी। तो ये सारी क्या प्रॉपर्टी हो गई, ये सब प्रॉपर्टी हो गई आपकी सॉलिड की, एक ठोस की। ठीक है, इसी जगह पे संपीड़ता आपको समझ में आ गया कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, इसको क्या आप दबा सकते हैं, क्या मैं दीवार को, क्या मैं इसको दबा सकती हूँ ऐसे खींच के, क्या ये दब जाएगा, नहीं दबे। क्यों, क्योंकि क्यों नहीं दबेगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए सॉलिड होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या है, अगर मैं इसकी विसरण की बात करूं तो आपका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। में क्या होगा, डिफ्यूजन अच्छा होगा, और डिफ्यूजन अच्छा होने की वजह से क्या होगा, आपका इंटरमिक्सिंग हो जाएगी मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि अगर सॉलिड को मैं, चीनी को मैं लिक्विड में डाल रही हूँ तो भी वो घुल जा रहा है, अगर मैं विम बार को लिक्विड में डाल रही हूँ तो भी वो घुल जा रहा है, अगर मैं गैस को लिक्विड में डाल रही हूँ तो गैस को लिक्विड में कैसे डाल सकते हैं, यस, ऑक्सीजन इन अ वाटर, कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, किसका, आपका लिक्विड के कंडीशन में। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या उनके गुण हैं। जैसे कि लिक्विड का क्या खुद का कोई शेप होता है, नहीं। लिक्विड जिस भी पानी, जिस भी पदार्थ में आप रखेंगे, जिस भी डब्बे में रखेंगे, जिस भी थाली में रखेंगे, जिस भी चम्मच में रखेंगे, वो अपनी उस हिसाब से उसकी अपनी आकृति बन जाएगी। ठीक है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो हाँ, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, पर वॉल्यूम क्या है, बदलता रहता है, जिस तरह से जिस डब्बे में आप उसे रखेंगे। क्या इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूं लिक्विड को, तो लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो थोड़ा सा आप कंप्रेस कर सकते हैं किसको, लिक्विड को, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का स्पेसेस क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स का स्पेसेस कैसे है लिक्विड में, थोड़ा सा दूर दूर है, मतलब एकदम ठसे हुए नहीं है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसकी, हम गैस की। तो गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है, मतलब आपका विसरण 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 क्या है, सबसे तेज होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, राजमा का, नाक में आई स्मेल, मुंह में आया पानी और बही लार सबकी। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका डिफ्यूजन रेट फास्ट होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, इसकी डेंसिटी मिनिमम होती है, ये बात आप याद रखेंगे। ये आपकी क्या होती है, इसकी डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है, और आपकी जो गैसेस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्यों क्यों इनका आपका क्या बोलते हैं, संपीड़ता सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती, इसलिए आपने देखा होगा कि एलपीजी, घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने जो कार में भरती हुई देखी होगी, तो आपने देखा है ना कि कितनी ज्यादा गैस एक छोटे से सिलेंडर में आ जाती है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो गैसेस होती हैं इनको कंप्रेस करना बहुत ईजी होता है, और कंप्रेस कर कर ये एक सिलेंडर में पैक करके रखी जा सकती है। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं। अब बात कर ले बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका फुल फॉर्म होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि एक ऐसा और फोर्थ मैटर होता है जिसको बीईसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल गैस होती है, तो नॉर्मल गैस जिसका क्या है, आपकी गैसेस का क्या होता है, लो डेंसिटी होती है। तो आप इस अगर नॉर्मल गैस को अगर सुपर कूल कर देंगे, ठीक है, जो नॉर्मल गैस है, जो नॉर्मल गैस हम सुनते हैं घर में या कहीं भी की जो गैस होती है, वो उसको अगर सुपर कूल कर दोगे, उसको बहुत ठंडा कर दोगे, बहुत ठंडा कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो गैसेस होती हैं उसकी डेंसिटी क्या है, लो है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इस मिनिमम डेंसिटी वाली गैस को अगर आप लो कर देंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, कूल कर देंगे, तब क्या हो जाएगा आपका, तब ये क्या हो जाएगा, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे एग्जाम में बस यही पूछते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जब आपकी नॉर्मल गैस को बीईसी में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप बता देंगे उसको
सुपर कूल कर दो, ठीक है, उसको एकदम मस्त से ठंडा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के कण कैसे होते हैं, ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं, मतलब अत्यधिक ऊर्जा होती है, अत्यधिक इनमें उत्तेजना होती है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होते हैं, ये आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, आयनीकृत गैस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो ट्यूबलाइट्स है वो ग्लो कर रही है, क्यों, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में पाया जाता है, नियॉन साइन बल्ब्स में पाया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हीलियम गैस होती है, नियॉन साइन ट्यूब्स में आपके बल्ब में नियॉन गैस प्रेजेंट होती है। और ये दोनों गैस जैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं, आपने देखा है घर की ट्यूबलाइट में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ग्लो कर जाती है। वो ग्लो क्यों करती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट पड़ा हुआ प्लाज्मा वो ग्लो कर जाता है, उसकी वजह से आपको रोशनी दिखाई देती है। ऐसे ये आपको एप्लीकेशन पूछते हैं कि ये प्लाज्मा का कहाँ यूज है, कहाँ देखते हैं, तो ये प्लाज्मा जैसे आपका सूर्य जो चमक रहा है, दमक रहा है और सबको अपनी रोशनी दे रहा है, उसमें भी प्लाज्मा है। स्टार्स जो दम दम टम 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 चमक रहे हैं, दम 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 दम, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, इसमें भी आपका प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है। चलिए अब हम कर लेते हैं अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चेंजेस होते हैं उसको देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि समरी है, जल्द जल्दी समझ लें। आइए देख लेते हैं कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होता है। तो सबसे पहले कि सॉलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से गैस बनना, कि लिक्विड से वापस गैस बनना और गैस से वापस लिक्विड बनना, तो ये कैसे इधर से उधर जो प्रोसेस का बदलाव है, ये किस, इन सब का क्या नाम पूछा जाता है, और मेन आपसे नाम पूछा जाता है सब्लिमेशन का, डिपोजिशन का, तो ये सब नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहला देख लेते हैं कि सॉलिड, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको, इस चार्ट को समझ लीजिए, फिर ये समझ लेंगे किस तरीके से वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसकी प्रक्रिया समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या है, सॉलिड से आपका क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन, संलग्न, ठीक है। फिर लिक्विड से अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वापस से क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन। आइए समझे, सॉलिड क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, अब बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे क्या है, पानी में वो बदल जा रहा है, ठीक है, बदलता है। अब अगर मैं एक बहुत सारा बर्फ को पूरा निकाल लूं, एक कटोरे भर बर्फ को निकाल लूं और मैं सोचूं कि मैं उसे तुरंत पानी में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको, मुझे अलग से कुछ उसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, कुछ अलग से उसमें हीट देनी पड़ेगी। तो आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं, बहुत अच्छी सी प्रक्रिया है ये। तो इसी से आपका एक पॉइंट भी क्लियर होगा। जैसे क्या हुआ, मैंने मेरे पास एक पतीला था, इसमें बहुत सारी क्या थी, मैंने बर्फ निकाली फ्रिज से और इस बर्फ को इसमें रखा। अब नीचे से मैंने क्या किया, इसमें नीचे से उसको मैंने एक बर्नर के ऊपर रख दिया, मतलब गैस के बर्नर के ऊपर रख दिया और यहाँ से क्या है, गैस को ऑन कर दिया। तो इसमें से क्या है, हीट रिलीज होने लगी, मतलब हीट निकलने लगी। अब ये इसमें, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, एक थर्मामीटर लगा दिया ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थर्मामीटर लगा दिया, ये चेक करने के लिए कि अभी भी इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो मुझे देखने को मिला शुरुआत में कि पहले इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये पहले क्या था, इसका 0 डिग्री सेल्सियस था। अब मैंने इसमें हीट ऊष्मा दे दी, तब भी मैं देख रही हूँ कि ऊष्मा देने के बाद भी इसका जो टेम्परेचर है वो सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो बड़ी कंफ्यूजन थी दिमाग में कि अब तो मैं नीचे से इतना ज्यादा गर्म दे रही हूँ, इतनी ज्यादा हीट कर रही हूँ, पर फिर भी ऊष्मा में उसका ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन क्या है, इसमें जो ये बर्फ है, बर्फ क्या है, एक सॉलिड स्टेट है, ठीक है, एक ठोस स्थिति है। इस ठोस स्थिति को किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जितनी भी हीट है, जो भी यहाँ से हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, ये जो हीट है ये यूज हो जा रही है, किसमें, हीट यूज अप हो जा रही है, हीट का इस्तेमाल हो जा रहा है, ऊष्मा का आपका उपयोग हो जा रहा है, किसका, आपका सॉलिड, आपका ठोस से आपका तरल में बदलने में। तो ये हीट का क्या है, एक तरह से यूज हो गया। तो ये हीट जो यूज हो रही है, ये एक छुपी हुई हीट है, जो हीट दिख नहीं रही है, और ये हीट छुपी हुई है, मतलब कोई काम है जो छुप के अपना काम कर रहा है, तो वो ये काम हो रहा है यहाँ पे। वो काम क्या हो रहा है छुप के, कि सॉलिड जो आपका बर्फ है उसको पानी में पिघलाने में जो उसमें ऊष्मा लग रही है, वो एक छुपी हुई ऊष्मा है, वो अलग से पानी को गर्म नहीं कर रही है, इसीलिए उस छुपी हुई ऊष्मा को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या हो रही है, आपकी सॉलिड बर्फ को कन्वर्ट होने में, किसमें, लिक्विड में हेल्प कर रही है। और ये छुपी हुई ऊष्मा
क्या है इसके। अब ये कैसे काम करती है, आइए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये काम कैसे करती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपको पता है, पार्टिकल्स पता है कि ये मेरे पास अगर सॉलिड का एक क्यूब है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या है, एकदम टाइट टाइट पैक्ड है, एकदम टाइटली पैक्ड है, इनमें जरा भी हवा देने की भी जरा भी जगह नहीं है, ठीक। अब जैसे ही यहाँ से हीट कर रहे हैं तो इसमें क्या था, मैंने क्या बताया, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास पास है तो मक्खी की तरह भुन 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 भिनकना चालू हो जाएंगे। तो अब जैसे ही मक्खी की तरह भुन भुन के, तो इसका मतलब ये अप एंड डाउन इनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया हीट की देने की वजह से। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बल है एक तरह से आकर्षित करने का, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बल है आकर्षण का, तो ये बल क्या हो जाएगा, ये कम होने लगेगा और धीरे धीरे क्या है इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होने लगेंगे। तो अब ये सॉलिड से स्थिति कैसी हो गई, आपकी गैस सॉरी लिक्विड की स्थिति हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब क्या क्या कंडीशंस लगती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, ठीक है। इसमें साथ ही साथ क्या है, पार्टिकल्स के बीच में आपका वाइब्रेशंस बढ़ा होगा, साथ ही साथ इसमें क्या हुआ होगा, इसमें पार्टिकल्स अब दूर दूर भाग रहे होंगे, जो इनके अंदर आकर्षण था वो कम हो गया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास भुनभुन करने लगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स ने अपना जगह स्थान छोड़ दिया। खुद सोचो, नीचे कहीं बैठे हो, गर्म है, चटका लगता है तो कूद जाते हो ना, जब उस पर बैठते हो, किस पे, बाइक की सीट पे, मजा आता है ना बैठ के। तो वही चीज है, मॉलिक्यूल्स ने अपनी जगह ही छोड़ दी, फिर स्टार्ट मूविंग फ्रीली, इधर उधर भागने लगे और सॉलिड क्या है, मेल्ट हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी छुपी हुई ऊष्मा है जो कन्वर्ट कर रही है किसको, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। अलग से उसका तापमान नहीं बढ़ा रही है पानी का, पर वो ऊष्मा पूरी की पूरी इस्तेमाल हो जा रही है, गुप्त ऊष्मा है, इसलिए उसको लेटेंट हीट बोला। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आपका सॉलिड टू लिक्विड। 1 kg सॉलिड को अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाए तो उसको बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब आपका ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट हुआ, हीट देने से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट होता है। पानी को जब आप उबालते हैं तो पानी उबलने के बाद क्या है, गैस का फॉर्म ले लेता है, कब, जब वो उबलने लगता है, मतलब वेपर्स का फॉर्म आपका ले लेता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। और आपका वेपोराइजेशन प्रोसेस है, इसमें भी क्या है, लिक्विड को जब आपने, पानी को जब आपने हीट किया तब ये प्रोसेस हो पाया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैस का, ये सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। ऐसी स्थिति होती है कि सॉलिड जो है वो बिना तरल में, बिना लिक्विड में आए और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एग्जाम्पल हो जाता है किसका, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन मतलब उधर्वपातन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उधर्वपातन का एग्जाम्पल हो जाएगा, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं इसके एग्जाम्पल्स, तो मैंने यहाँ पे साइड में नोट कर दिया है। आपका नेप्थलीन बॉल हो गया, कैम्फर हो गया, आपका एंथ्रासीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया। चिंता बिल्कुल मत करिएगा, आपका ये सारा चीज आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ नोट्स को ओपन करिएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या आप कंप्यूटर पे फोन पे कैसे भी पढ़िएगा, पर इसको नोट्स ओपन करके और आप लेक्चर सुन लीजिएगा, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो वो मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज मेल्ट हो रही है, कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल रहा है, तो वो न्यूनतम टेम्परेचर की बात करते हैं, वो क्या है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, आपकी 2273.15 केल्विन, ठीक है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं ड्राई आइस। तो आपने सुना होगा ड्राई आइस, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म होता है ड्राई आइस, इसको आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो सॉलिड CO2 है ये, ठीक है। अब ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, इसको आपको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखना होता है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन क्या होती है, याद रखेंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर होता है। अब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लीजिए ये है, अब जैसे ही आप इसको एक कंटेनर में, ये फिल्ड है, बहुत ही हाई प्रेशर पे फिल्ड है, मतलब इतने ठोस ठोस एकदम, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है एकदम पास में, मतलब बिल्कुल भी हिलने की भी जगह नहीं है, इतनी से भी हिलने की जगह नहीं है। अब जैसे ही इसको ओपन करते हैं, यहां से ओपन करेंगे तो वैसे क्या हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया। प्रेशर रिलीज होने से प्रेशर कम हो गया, घट गया। जैसे ही घटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली किसमें, गैस में। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आपने देखा होगा,
तो व्हाइट व्हाइट से एकदम धुआं जो निकालते हैं वो क्या है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, वाष्पीकरण जिससे लिक्विड डायरेक्टली आपका वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके आपको कारक पूछते हैं, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या कारक, इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपका अगर सरफेस एरिया आपका, आपने पानी को अगर आपने ग्लास में रखा है छत के ऊपर, या एक पानी को आपने थाली के ऊपर रखा है, तो खुद सोचो कि इसमें पानी जल्दी उड़ेगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, पानी थाली में ज्यादा जल्दी से उड़ जाएगा, एकदम शक्तिमान की तरह। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं कि हवा, हवा तेज चल रही है तो पानी भी उड़ेगा तेजी से। मतलब आपका सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण तेजी से, आपका हवा में बहाव तेज तो वाष्पीकरण तेज। साथ ही साथ और क्या पॉइंट है इसके, हाँ, टेम्परेचर बढ़ा, नीचे से अगर आप चाय बना रहे हैं तो पानी उड़ता है कि नहीं उड़ता है, अगर आप उसको गर्म करते रहे करते रहे करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पतीला जल जाएगा। तो वो क्या है, वो भी टेम्परेचर बढ़ाने, तापमान बढ़ाने से आपकी ये प्रक्रिया फास्ट हो गई। अब बात कर देते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो यही एक पॉइंट है जहां पर इवेपोरेशन कम हो जाता है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज्यादा है तो आपका इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए जल्दी से आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे। पूरे लेसन को देखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये लेक्चर आपको, क्योंकि एक लेक्चर प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ये चैप्टर है हमारा कि क्या हमारे पास जो आसपास पदार्थ है ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक है, तो अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में देखूं कि शुद्ध क्या होता है, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान किसी भी आदमी से पूछूं कि शुद्ध क्या है, प्योर चीज क्या है, तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई यहाँ मत जाओ, ये दूध क्या है, बहुत बेकार है, क्या है ये दूध, प्योर नहीं है। चलो चलो, यहाँ प्योर दूध मिलता है, ये प्योर घी है, ये प्योर शुद्ध नमक, टाटा नमक, जानते नहीं हो, प्योर आयोडाइज टाटा नमक, प्योर दुनिया का शुद्ध नमक, ये सब क्या है, ये सब प्योर चीजों के एक नॉर्मल भाषा में मतलब है कि कोई भी चीज अगर खराब हो गई, या जैसे अगर दूध में अगर मान लो बाल गिर गया, या दूध में मक्खी गिर गई, या दूध में कुछ भी गिर गया, तो वो क्या हो गया, अब वो चीज एक नॉर्मल भाषा में क्या हो गया, नॉर्मल इंसान के लिए इम्प्योर हो गया। या आप खाना खा रहे थे और उसमें क्या है, आपको कॉकरोच निकल आया, तो क्या है, वो अशुद्ध हो गया खाना। ठीक है, तो ये सब क्या चीज हो गई, प्योर और इम्प्योर का एक नॉर्मल लेमान में, एक भाषा में समझ में आता है कि प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है। पर हमको पढ़ना क्या है, हमको केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है कि प्योर कोई चीज क्या है या आपकी इम्प्योर कोई चीज क्या है। ठीक है, दो चीजें आपको पढ़नी है, प्योर या इम्प्योर, कोई भी सब्सटेंस प्योर है या कोई भी सब्सटेंस इम्प्योर है। प्योर मतलब शुद्ध, अब शुद्ध का ये मतलब नहीं कि शुद्ध टाटा नमक या शुद्ध दूध या शुद्ध घी, तो प्योर से क्या मतलब हो जाएगा, प्योर से मतलब हो जाएगा कि एलिमेंट्स या आपके कंपाउंड्स। अब कैसे एलिमेंट्स और कैसे कंपाउंड्स आपके प्योर हो सकते हैं, आइए चलिए इसको जान लेते हैं। जैसे एलिमेंट है, मान लीजिए आपका सिल्वर का एलिमेंट है, ठीक है, Ag सिल्वर है, तो अगर मैं अपने ये कोई भी चूड़ी देखूं, अगर सिल्वर की मेरी चूड़ी है, तो सिल्वर की चूड़ी के क्या कहीं 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 मान लीजिए ये मेरे पास चूड़ी है, ठीक है, अगर सिंपल एग्जाम्पल मैं अगर आपको लेती हूँ, ये मेरे पास एक चूड़ी है, ठीक है, इस चूड़ी में किसकी बनी है, ये आपकी सिल्वर Ag क्या है, सिल्वर का क्या है, एक तरह से सिंबल है, ठीक है, एक तरह से क्या सिंबल ही है। तो Ag यहाँ भी है, मतलब ये जितनी भी चूड़ी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो किसके बने हुए हैं, वो आपके सिल्वर Ag के बने हुए हैं। तो अब ये मुझे बताओ, क्या कहीं पे कॉपर आके नाचेगा, ये मान लो सिल्वर है तो कहीं पे भी क्या कॉपर आकर इसमें बीच में नाचेगा, अगर वो सिल्वर की बने हुए हैं बैंगल्स, तो क्या कॉपर कहेगा नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट 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 मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, मैं भी हूँ प्रेजेंट मैम, या कहीं कार्बन आके बोलेगा प्रेजेंट मैम कार्बन, मैं कार्बन, प्रेजेंट मैम मैं ऑक्सीजन, क्या ये ऐसा कुछ बोलेगा कोई भी एलिमेंट को। ठीक है, तो क्या चीज मैंने बताई कि अगर कोई भी चीज, कोई भी मेरे पास कोई भी एक सामान है, कोई भी चीज बनी हुई है, जैसे सिल्वर का बैंगल है, उसमें अगर सिल्वर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो सिल्वर के मॉलिक्यूल से बना वो बैंगल है, तो सिल्वर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें ये सोचो क्या बीच में अगर कोई भी अदर एलिमेंट प्रेजेंट है, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो इम्प्योर हो जाएगा। पर अगर वो सिल्वर का ही बना हुआ है तो वो क्या है, वो आपका प्योरिटी है, उसमें क्या है, सिल्वर का एकदम प्योर सिल्वर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स में। तो आपको क्या होगा, आपको कोई भी एलिमेंट हो गया, आपका सिल्वर हो गया या आपका गोल्ड हो गया, या कोई भी एलिमेंट्स आप जो सोच सकते हैं पीरियोडिक टेबल के। अब ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स में आप सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपका पूरा जो सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, वो
ठीक, नॉन मेटल्स हो गए, कार्बन हो गया, ऐसे नॉन मेटल्स और हो गए। फिर आपका क्या है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को ही मेटलॉइड्स बोलते हैं, जैसे आपका बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स। तो ये सब क्या होगा, ये सब एलिमेंट्स में आ गए। तो प्योर कैसे, कि मतलब जो चीज का सेमीकंडक्टर अगर सिलिकॉन का बना है तो वो सिलिकॉन के ही सारे उसमें सेमीकंडक्टर्स के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे सिलिकॉन का है तो इसमें सिलिकॉन के ही मॉलिक्यूल सेमीकंडक्टर में है। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्योर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड, जैसे आपका कंपाउंड में क्या हो गया, वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, H2O। तो H2O आप कहीं का भी वाटर ले लो भाई, आप ऑस्ट्रेलिया का वाटर ले लो, चलो ऑस्ट्रेलिया का पानी पीते हैं, ठीक है, चलो हिमालय से जाके पानी लेके आते हैं, चलो उधर जाके बद्रीनाथ चल के पानी लेके आते हैं। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, वो हर जगह वही होगी। चाहे तुम यहां से लो, चाहे तुम खोद कर निकालो, चाहे तुम हैंडपंप का पी लो, चाहे तुम प्यूरिफायर का पी लो, कहीं का भी पी लो। तो इससे ही समझ में आता है कि वो क्या है, ये कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं, कहीं से भी ले लो वो क्या है, प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छूटी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये क्या है, ये प्योर फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही होमोजेनस और हेट्रोजेनस, तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस के मिक्सचर्स को हम आगे अभी देखेंगे किस तरह से वो इम्प्योर कहलाते हैं और वो क्यों कहलाते हैं। चलिए आइए और इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो आपके बुक में 3 चीजें दी हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। इसका आपको प्रॉपर्टीज देखनी है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें लास्ट में एक प्रॉपर पूरा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस देके रखा है कि जैसे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को कैसे सेपरेट करते हैं, या आप सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ लगाते हैं, या 2 ऐसे सब्सटेंस है जो एक दूसरे में घुलनशील है, अब उसको कैसे हटाओगे, या 2 ऐसे सब्सटेंस है जो एक दूसरे में घुल नहीं रहे हैं, तब कैसे उनको सेपरेट करोगे। तो ये सारे प्रोसेसेस आइए चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब विलेन, विलेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आपको ये जानने जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विलेन जो होता है वो आपका होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब समांगी आपका मिश्रण है, होमोजेनस है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। जैसे कि आपने अगर सॉल्यूशन में आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने, मैं एक टास्क देती हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में मान लो ये 2 ग्लास है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल। मेरे हाथ में एक ये ग्लास है, एक ये ग्लास है, हाइपोथेटिकल ग्लास सोच लो भाई, सोच लो ये ग्लास है। ठीक, इस ग्लास में मैंने क्या किया, इसमें मैंने शुगर को मिक्स किया, इस ग्लास में क्या मिक्स किया, मैंने सॉल्ट को मिक्स किया, दोनों में 1-1 चम्मच सॉल्ट डाला, 1 चम्मच शुगर डाला। ठीक है, इधर शुगर इधर सॉल्ट। अब क्या तुम ये बता सकते हो कि किसमें शुगर, अगर मैं इसको मिक्स कर दूं, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, क्या कोई बता सकता है कि किसमें शुगर है किसमें सॉल्ट है? नहीं। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि वो इतने इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि किस चीज में क्या प्रेजेंट है। अगर मैं इसके साथ साथ आपको एक खाली ग्लास भी दे दूं जिसमें खाली सिर्फ पानी, प्योर वाटर है, उसमें और कुछ भी चीज नहीं प्रेजेंट है, तो आप मुझे नहीं बता सकते किसमें शुगर है, किसमें पानी है, या किसमें आपका सॉल्ट वाला पानी है। ठीक है, तो वो कैसे बता सकते हैं? वो सिर्फ टेस्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन विलेन होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि ये मिक्स हो जाते हैं, फिर इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते, मतलब आप इनको छन्ने वाले प्रोसेस से फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आप फिल्टर की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। अब इसके ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। ठीक है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब इतने स्मॉल होते हैं कि इसमें आपका अगर बीम ऑफ लाइट को पास करे तो इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इतने सूक्ष्म होते हैं, एक से दिखते हैं, तो वो क्या है, सॉल्यूशन एक सा है, तो एक से होने के कारण आपको बीम ऑफ लाइट उसमें से देखने को नहीं मिलती है, बाहर वो लाइट का ऐसा फैलाव नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब आप बात कर लेते हैं, चलिए प्रकार। तो आपके सॉल्यूशन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे आपने सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, क्या सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है? सोचो दिमाग में, क्या एक सॉलिड भी सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है? हमने तो सिर्फ लिक्विड का सॉल्यूशन देखा है, क्या एक गैस भी सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। सॉलिड का सॉल्यूशन कैसे होगा? एलॉयज, एलॉयज आपने सुने हैं, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो होती है एक तरह से सॉलिड के सॉल्यूशंस है। ठीक है, आप समझ में आया ना
कि एलॉयज को क्या बोलते हैं, एलॉयज आपके सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक। एलॉयज को डिटेल में क्लास 10th में हम पढ़ेंगे बड़े मजे से, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। तो अब क्या है एलॉयज को, क्या है एलॉयज एक तरह के सॉलिड के सॉल्यूशन है, जो क्या है एक आपके मिश्र धातु है। और मिश्र धातु कैसे बनती है, या तो मेटल में मेटल को मिलाते हैं या मेटल में नॉन मेटल को मिलाते हैं, तो क्या है इससे आपकी मिश्र धातु बन जाती है। अब इस मिश्र धातु को आप फिजिकल मतलब भौतिक प्रक्रिया से इसको अलग नहीं कर सकते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि एलॉयज जो होते हैं क्या इनको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, जिसमें आपके मेटल या नॉन मेटल या मेटल मेटल है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि नहीं, इनको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो भौतिक प्रक्रिया के हिसाब से इनको आप अलग नहीं कर सकते। भौतिक प्रक्रिया के हिसाब से मैंने बात करा, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस। तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कुछ भी लिक्विड में घोल दो भाई, इधर से उधर कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी मिला के, कुछ कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, जैसे फ्लोर क्लीनर को मिक्स कर दिया, फ्लोर क्लीनर हो गया, विम लिक्विड हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका लिक्विड टू लिक्विड में हो गया, ठीक है। अब गैसेस कैसे आपके ये सॉल्यूशंस होते हैं, तो गैसेस हो जाएंगे किस तरह से, जैसे आपका हवा में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हवा में जब गैसेस प्रेजेंट है तो ये क्या हो गए, गैस के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। 78% नाइट्रोजन, ऐसे कर करके जितने भी आपको कंपोजिशन ऑफ गैस है, कंपोजिशन ऑफ एयर है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। दो तरह के आपके विलयन पाए जाते हैं, विलयन आपके संतृप्त विलयन और दूसरे आपके अनसैचुरेटेड, जिनको आप बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, आपने वर्ड सुना होगा, अरे सैचुरेट हो गया यार, पढ़ के सैचुरेट हो गया, मतलब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ा लो, दिमाग में कुछ घुसना ही नहीं है, भेजा एकदम घनचक्कर हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद कोई भी चीज डाइजेस्ट होनी, कोई भी चीज घुसनी खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर आपने ग्लास में चीनी को मिलाया, आप चीनी डालते रहे, थोड़े समय तक तो चीनी घुलेगी, पर एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो अब जगह घेर ली चीनी के मॉलिक्यूल्स ने, अब उनके पास स्पेस नहीं बचा। तो स्पेस नहीं बचा तो वो अब घुल नहीं पाएंगे, तो आपको एज सच क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखेंगे। तो वही चीज है कि अब उसका क्या होगा, सैचुरेशन लेवल आ गया, अब उससे ज्यादा वो नहीं घुल सकता, ठीक है। तो वो प्लेट्यू फॉर्म कर देगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देगा। तो सैचुरेशन से मतलब कि ऐसी कंडीशन जब कोई भी तत्व आपका किसी भी तरल पदार्थ में नहीं घुल पा रहा है। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। आइए इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, कोई भी सॉल्यूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, चीनी। तो चीनी आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि आप चीनी को पानी में मिला रहे हैं। और दूसरा वर्ड क्या मैंने बोला, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, पानी। तो जिसको घुलाया जाए वो क्या है, सॉल्यूट। जिसके अंदर घुलाया जाए वो क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। या उसको सॉल्यूशन तो बाद में बोलेंगे, पर सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुलाया जाए और जिसको घुलाया जाए वो सॉल्यूट, ठीक। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है। जैसे कि अगर मैं किसका एग्जाम्पल लूं, ठीक है, अगर मैंने डिटर्जेंट को मिलाया पानी में, तो मैंने कितना डिटर्जेंट डाला, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, कितना डाला एक मग ऑफ वाटर में, तो वो कैसे पता लगेगा कितना उसकी कंसंट्रेशन है, मतलब कितना मैंने डिटर्जेंट उसमें मिलाया। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा मास ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब कितना मैंने डिटर्जेंट को, उसको ग्राम्स में मैं ले लूंगी, और कितना उसमें मास ऑफ अ सॉल्यूशन, कितना उसका सॉल्यूशन है। मान लो 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर पानी है, उसमें मैंने 20 ग्राम डाला, तो 20 ऊपर और आपका 1 लीटर 1000 ml नीचे, तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका सस्पेंशन, आपका निलंबन। तो निलंबन में क्या होता है, निलंबन में की भी प्रॉपर्टीज को आपको जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले है ये आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ये कैसा था, होमोजेनस मिक्सचर था, एक सा मिक्सचर था, ठीक है, एक सा मिक्सचर था। ये आपका कैसा है, विषमांगी मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अभी हेट्रोजेनस है मतलब कि आप ऐसे घोलेंगे जैसे आपने चौक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, पानी में चौक का घोलना। पानी में जैसे चौक को घोलते हो तो चौक के कण आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। तो चौक का क्या एग्जाम्पल होगा, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब एक बात बताओ, चौक को का पानी को अगर ऐसे शांति से बोल दो तो भाई बैठ जाओ, अब वो बैठ गया शांति से। तो शांति से बैठने के बाद क्या होता है, वो चौक के जो कण है वो आके नीचे सेट हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में जब नीचे सेट हो जा रहा है तो ऊपर का सॉल्यूशन कैसा हो गया, फिर ऊपर का वापस से होमोजेनस हो गया, ठीक है। तो ये बात को याद रखेंगे। इसीलिए अगर वो चौक का पानी घूमा हुआ है
तब तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, पर जैसे ही उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे वो क्या करेगा, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ये सॉल्यूट क्या है, इसमें डिसॉल्व नहीं होते, मतलब चौक जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब विलय डिसॉल्व नहीं हो पाते, सॉल्यूट कैसे सस्पेंडेड, मतलब ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, इधर से उधर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स विलय कर सेट, जैसे ही सॉलिड पार्टिकल को छोड़ दोगे तो विलय के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन ब्रेक। अब जैसे ही ये ब्रेक हो जा, मतलब बैठ जाते हैं, तो इनका जो सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डू नॉट स्कैटर लाइट। अब वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे लाइट को। जब उसमें पार्टिकल्स कण प्रेजेंट हो गए, जो कण दिखते हुए कण हैं, जो कि आप आंखों से देख सकते हैं, तभी स्कैटर, जब बीम ऑफ लाइट आप पास करेंगे तो वो स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। फिर ये सेम पॉइंट हो गया कि आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, स्कैटर ऑफ लाइट, स्कैटर बीम ऑफ लाइट कब, जबकि सस्पेंशन आपका सॉल्यूशन कैसा है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन है, ऐसे घुला हुआ सॉल्यूशन है, कण आपको देखने को मिल रहे हैं, तब आपके बीम ऑफ लाइट को स्कैटर वो कर पाएगा। जैसे ही वो सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, वैसा अब सॉल्यूशन कैसा रह गया, होमोजेनियस बन गया, तब वो सॉल्यूशन में आपकी बीम ऑफ लाइट आप पास करेंगे, स्कैटर नहीं हो पाएगी। ठीक, इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट कि आप इसको सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया लगती है। अब बात करते हैं लास्ट वाले सॉल्यूशन की। लास्ट सॉल्यूशन है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में मिल्क का एग्जांपल आपको याद रखना है। आप दूध को घोल देते हैं पानी में, चाहे 1 चम्मच है, 2 चम्मच है, 10 चम्मच, खुद सोचो दूध वाला आया, उसने क्या किया, आधा पानी आधा दूध, ऐसा किया, तो उसने क्या, आप बता सकते हैं इसमें कितना पानी इसने मिलाया या कितना दूध है इसमें? नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छे से मिक्स होता है, इतना ज्यादा अच्छे से मिक्स होता है कि आप समझ ही नहीं सकते। जब इतना ज्यादा अच्छे से मिक्स है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, वो आपको देखने में तो होमोजेनियस लग रहा है, पर क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने महीन है कि आप उसको नहीं देख सकते कि पानी क्या है दूध क्या है। एक से पार्टिकल्स है, महीन पार्टिकल्स है, तो देखने में तो वो होमोजेनियस मिक्सचर लगता है, पर क्या है, पानी अलग है और दूध अलग है, इसलिए वो कैसा पार्टिकल हो जाएगा, कैसा मिक्सचर हो जाएगा, आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं विषमांगी मिक्सचर हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा, किसमें, कोलॉइडल में। इस बात को आप याद रखेंगे, टिंडाल इफेक्ट कहां मिलेगा, कोलॉइड्स में आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये हाईली स्टेबल होते हैं, इसलिए दे डू नॉट सेटल एट द, मतलब ये नीचे नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, इनके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, इसलिए इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ पाते। आपने देखा, खुद सोचो, दूध को पतीले में रखा, क्या दूध नीचे बैठ जाता है या पानी नीचे बैठ जाता है? या तुम बोलते हो आओ आओ दूध मैं तुमको निकाल लूं, पानी तुम फेंक देता हो, ऐसा तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मतलब दूध के कण और पानी के कण सब एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, तो ये दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, और ये टेंडाल इफेक्ट को शो कॉज करते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे घर में सन की रेज जब आती है तो ऐसा लाइट की बीम सी आ जाती है, उसमें आपको पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में भी आपको इस तरह का टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में जंगल का आच्छादन। ठीक है, जंगल का आच्छादन। तो यहाँ पे आपको कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ सब आपके सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट छूट गया कि इसके जो कण होते हैं, वही मैंने बताया कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, एकदम प्रॉपरली स्प्रेड होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे में एकदम अच्छे से मिले हुए हैं। चलिए आइए फर्दर देख लेते हैं। अब हमको देखने हैं सारे कि कैसे सेपरेशन कर सकते हैं सारे सब्सटेंसेस का। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं। चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसका। चलिए बस अब देख लेते हैं कि कैसे पृथक जो हमारे सेपरेशन हो रहा है, पृथक्करण की प्रक्रिया है डिफरेंट सब्सटेंसेस के, कैसे मिश्रण में वो प्रेजेंट हैं और उनको अलग करना है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सेपरेटिंग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो वोलेटाइल मतलब उड़ जाते हैं, अपने आप कुछ गर्म किया या कुछ किया तो उससे क्या है, उड़ गए। तो ऐसे पदार्थ जो कि उड़ जा रहे हैं और ऐसे पदार्थ जो उड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने एक पानी लिया, किसमें, एक ग्लास में पानी लिया, उसमें क्या है, इंक डाल दी। इंक डालने से क्या होगा, इंक, उस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। और इंक में क्या है, इंक सिर्फ ब्लू कलर की नहीं होती, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, मतलब वो डाई जो इंक है उसमें बहुत सारे कलर से वो मिलकर वो इंक बनी होती है। ठीक है, तो जैसे ही पानी में इंक डालेंगे तो इंक आपको ब्लू ब्लू दिखेगी। अब जैसे ही उस ब्लू इंक को अगर मैंने इसमें यहाँ इधर देखिए, तो ये क्या है, एक ग्लास है, इसमें मैंने क्या है, पानी प्रेजेंट था, इसमें जैसे ही इंक डाला तो इंक डालने से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसा ब्लू ब्लू हो
हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैंने नीचे से गर्म करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैं गर्म करूंगी पानी क्या है, उड़ जाएगा। पानी क्या है, वोलेटाइल है, उड़ जाएगा। और इंक जो है वो उड़ेगी नहीं, तो वो नीचे क्या है, वो आकर उसमें ऐसा ऐसा एक लेयर सी बन जाएगी। तो वो क्या है, ये ऐसा सब्सटेंस है कि मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी उड़ने वाला है, तो पानी उड़ने वाली ऐसे कोई भी मिक्सचर जिसमें एक चीज उड़ने वाली है और एक चीज क्या है, वो उड़ नहीं रही है, उसके वेपर्स नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन इसमें प्रक्रिया लगती है, वाष्पीकरण। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपने देखा होगा घर में मक्खन बनाते हुए ऐसे ऐसे मथनी से मम्मी मथती है और मक्खन बन जाता है और बस लड्डू गोपाल बन जाते हैं। फिर क्या है, वो मक्खन की प्रक्रिया, तो उस मक्खन की प्रक्रिया में एक वर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो वो आपका यूज होता है कौन सा, अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण एक सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक होती है जहां पर कि आपका मथने की प्रक्रिया से आप कोई भी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। अब कोई भी में कोई भी नहीं होगा, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे दूध से मक्खन को अलग करना, फिर ब्लड के सैंपल से प्लाज्मा अलग करना, फिर यूरिन सैंपल का टेस्ट करना, फिर आपके घर में जो वॉशिंग मशीन्स लगी होती हैं वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो लाइटर सब्सटेंसेस को मतलब लाइटर डेंसिटी और हायर डेंसिटी से उसमें अलग अलग अलगाव कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेपरेशन किसमें, टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड, ऐसे तरल पदार्थ जो कि क्या है, इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब अघुलनशील, जो आपस में घुल नहीं पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी और तेल क्या घुल पाता है एक दूसरे में, नहीं, तो वो क्या है, इमिसिबल है, घुल नहीं पा रहा है। तो पानी और तरल को हम अलग कर सकते हैं। तो वो कैसे अलग कर रहे हैं, ये आपका केरोसिन ऑयल और वाटर, तो ये सब कैसे एक तरह की लेयर बना लेता है। आपने पहले भी क्लास 8 में पढ़ा था डिकैंटेशन का प्रोसेस। डिकैंटेशन में क्या था कि पानी ऊपर नीचे है और ऑयल ऊपर है, उसको आप ऐसे उलेटेंगे तो पानी और ऑयल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह की ऐसे अघुलनशील द्रव्यों को आप अलग कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि आपको आयरन के ओर से आयरन को अलग करने में कौन सी प्रक्रिया को यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा ये डिकैंटेशन की प्रक्रिया ही आप बोलेंगे। और इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं ये, जो कि आप इनको अलग इस तरीके से कर सकते हैं, जहां पर सेपरेशन हो जाता है किस वे से, एक परत बन जाती है, लेयर्स बन जाती है। ठीक है, चलिए अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का कि इसमें सेपरेशन कैसे हो रहा है, उनके घनत्व के अनुसार। मतलब लिक्विड में वाटर और ऑयल दोनों की डेंसिटी अलग है, उस डेंसिटी के अलग होने की वजह से उसमें सेपरेशन हो रहा है। ऐसे ही आयरन और आयरन ओर से जब आयरन को अलग कर रहे हैं तो उसमें सेपरेशन हो रहा है, वो किस बेस पे हो रहा है, डेंसिटी के बेस पे हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। जब सॉल्ट और कैम्फर को आपको एक साथ मिलाया गया, इसमें अमोनियम क्लोराइड का भी एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, तो आपको इस प्रक्रिया में क्या लगेगा, सब्लिमेशन प्रोसेस लगेगा, ऊर्ध्वपातन लगेगा। ये प्रक्रिया सब्लिमेशन प्रोसेस, जहां पर सॉलिड का डायरेक्ट ग्लास में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड के स्टेट में आए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन की प्रक्रिया, जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ, ये जो नीचे दिख रहा है आपको मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और कैम्फर है। जैसे ही यहाँ से क्या है, हीट दी, हीट किया, यहाँ से बर्नर है, यहाँ से हीट दिया, हीट देने से क्या होगा, कैम्फर क्या है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैम्फर का क्या बन गया, वाष्प बन गया, किसका, कपूर का। और ये कैम्फर का वाष्प बनने की वजह साइड में जो आपको ये ऊपर से फनल उल्टा दिख रहा है, तो फनल के साइड में जाकर ये चिपक जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, सॉल्ट, यहाँ पर नीचे जो ये बचा हुआ जो है ये सॉल्ट है। ठीक है, तो ये बचा हुआ सॉल्ट हो जाएगा और कैम्फर आपके साइड के वॉल्स में चिपक जाएगा, वहां से आप फिर बाद में इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई, ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया है। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, नैप्थलीन बॉल और सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स अभी पिछले लिखे थे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल, एंथ्रासीन, ये सब सब्लिमेशन की प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ डाइज। सेपरेशन ऑफ डाइज मतलब जैसे अगर आपने पानी लिया और उस पानी में डाई को मिक्स कर दिया। ठीक है, डाई, कोई भी डाई है आपके पास, उसमें आपने मिक्स कर दिया। अब आपने उसमें क्या डाला, एक क्रोमेटोग्राफिक प्लेट डाली। एक प्लेट आती है, आप जिन्होंने साइंस एमएससी से किया होगा,
तो मतलब केमिस्ट्री से किया होगा, सॉरी, तो केमिस्ट्री से साइंस उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। उसमें क्या होता है, एक प्लेट होती है और उस पे एक लेप लगाते हैं और उससे क्या होता है, उसको फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसमें डाई डालते हैं पानी के अंदर और फिर ये देखते हैं कि वो डाई कितने ऊपर तक और कौन सी डाई पहले गई। तो उसमें जो डाई ऊपर जाती है, जैसे इधर मैं अगर बना के दिखाऊं, तो एक इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक प्लेट होती है, ऐसी पतली सी क्रोमेटोग्राफिक प्लेट होती है और ये एक बड़े से ऐसे कंटेनर में, बीकर में रहती है, चौड़े से ऐसे, ठीक है। इसमें पानी भरा होता है और इसमें क्या है, एक लेप लगा हुआ होता है और इसमें डाई को मिक्स कर देते हैं पानी में। अब इससे क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से डाई ऊपर चढ़ना चालू होती है। कुछ क्या है एकदम से ऊपर चली जाती है, कुछ धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची, कुछ यहाँ तक पहुंची, कुछ और नीचे रह गई, कुछ यहाँ रह गई। तो जितना ज्यादा डाई पानी में जितनी ज्यादा घुली हुई होगी, जितना उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उस डाई की उस पानी में, उसके हिसाब से वो उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी, जितनी ज्यादा घुली होगी, उतनी तेजी से वो ऊपर भागेगी और जितना कम सॉल्युबिलिटी होगी उतनी वो धीरे 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 वो ऊपर जाएगी। ठीक है, वही बात है, जितना खाना खाया है उतनी तेजी से दौड़ लगाएंगे, जितना पढ़ाई करी है उतनी तेजी से सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए चैनल से, आपको यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और आपके अकॉर्डिंग एग्जाम के मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अब सेपरेशन ये कहाँ पे हो गया। कलर इन अ डाई को सेपरेट करने के लिए एग्जाम्पल्स आपको जरूरी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग फ्रॉम ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार एग्जाम में मैंने देखा है। ठीक है, आपके ब्लड में कौन सी ड्रग है, जैसे कि ड्रग टेस्टिंग जब होती है किसी भी क्रिमिनल की, तो ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग, कोई भी ड्रग, आपने कौन सी ड्रग खाई है भाई, इसकी डेथ क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्या हुआ, तो ड्रग्स के लिए इसमें बहुत हेल्प होती है। फिर सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है, जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतनी तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दो मिसेबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में घुल गए हैं। ठीक है, ऐसे दो लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में घुल गए हैं, जैसे एसीटोन और वाटर। आपके घर का एसीटोन नेल पॉलिश के रिमूवर को और पानी को मिला दो, तो क्या करने वाले हैं हम, फिर हम लगाएंगे इसमें डिस्टिलेशन की प्रक्रिया। इस डिस्टिलेशन मतलब आसवन की प्रक्रिया लगाएंगे। इस आसवन की प्रक्रिया में क्या होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला जाएगा और वहां पर हीट किया जाएगा। ये क्या, आपका एसीटोन और वाटर। इसमें क्या होगा, एसीटोन, वाटर क्या है वही रह गया, एसीटोन वेपर्स के फॉर्म में आया और जो फ्लास्क है साइड में, जो गैस का एक फ्लास्क है, उसमें जाकर उसके जो डॉट 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 सा बन जाएगा वेपर्स के फॉर्म में, और वो वेपर्स फिर कंडेंस होकर एक अलग से बीकर में, आप साइड में इमेज देखिए, साइड में आपको एक अलग सा बीकर दिख रहा है। ठीक है, बीकर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस बीकर में आकर वो कलेक्ट हो जाएगा, कौन, एसीटोन, और आपका पानी वहीं की वहीं रह जाएगा। तो दो मिसिबल लिक्विड थे जो कि एक दूसरे में घुल गए थे। अब इन घुले हुए लिक्विड को भी अलग कर सकते हैं आप इस डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से, आसवन की प्रक्रिया से। ठीक है, तो एसीटोन जो था वो वेपर्स के फॉर्म में आ गया जब आपने इसको हीट किया। ठीक है, जब आपने नीचे से हीट किया, पूरे उसके डिस्टिलेशन के जो फ्लास्क है उसको हीट किया, उसको हीट करने से क्या हुआ, आपने पाया कि जो ये आपका एसीटोन के वेपर्स बने और वेपर्स बन के ऊपर ऐसा ट्यूब से गया और ट्यूब से जाने के बाद आपका एक बीकर में आकर कलेक्ट हो गया और पानी वहीं का वहीं रह गया। पानी ने कहा भाई तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो इसने क्या किया, इसका साथ छोड़ दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए तेरा साथ। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, आपका प्रभाजी आसवन की। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुत एग्जाम्स मैंने देखा, केवीएस में भी देखा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखा है कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन तब होगा जब आपका दो जो लिक्विड्स है, ध्यान सुनिएगा, दो लिक्विड के बीच में जब बॉइलिंग पॉइंट आपका क्वथनांक, जब इनका बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जब दो लिक्विड्स के बीच में, तब आपका डिस्टिलेशन की सिंपल प्रक्रिया यूज होगी। जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, जब इनका आपस में इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब इनके बीच का अधिक अंतराल होगा, तो ये होगा, पर इनके बीच का जब अंतराल कम होगा तब आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, 25 केल्विन के आसपास का इनका दिया गया है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन
डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी केल्विन नहीं सेल्सियस, अगर 25 डिग्री से कम होगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच में, तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, मतलब प्रभाजी आसवन का यूज करेंगे, और जब इससे ज्यादा होगा तब आप सिंपल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब ये कहाँ यूज होता है। ये आपका सेपरेटिंग बिटवीन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, हवा में जितनी भी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें से सारी गैसेस को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का यूज होता है, आपका आंसर हो जाएगा सामने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको समझ में आया। अब देख लेते हैं कैसे आप इन डिफरेंट गैसेस को हवा से अलग कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हो गई आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। और प्रभाजी आसवन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एयर ली, एयर को किया कंप्रेस, भाई बहुत दबाया, टूटा, उसे बहुत अच्छे से कूटा, और इतना कूटा, इतना दबाया, और उसके साथ साथ क्या किया, उसको गर्म बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया। ठीक है, वही सारा काम जो कि एक पुलिस चोर के ऊपर करता है, खूब मारते हैं, खूब दबाते हैं, खूब प्रेशर क्रिएट करते हैं, भाई बता। और प्रेशर क्रिएट कर करके नहीं बताता है तो क्या करते हैं, बर्फ की सिल्ली पे लिटा देते हैं। तो क्या किया, हवा को भी खूब दबाया, खूब कंप्रेस किया, और साथ ही साथ क्या किया, उसको ठंडा कर दिया। ठीक, तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऐसा करने से जो गैस होती है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड स्टेट में जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसको भेजा जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम में। यहां पर उसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। भाई पहले तो मार रहे हैं ठंडा करके, और फिर कर रहे हैं गर्म। तो पहले क्या किया, कूटा गया, फिर बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, और फिर क्या किया गया, एकदम से गर्म कर दिया। तो ये सारी प्रक्रिया करने से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जितने जितने टेम्परेचर पे हर गैसेस अलग अलग हो रही हैं, उस गैसेस के टेम्परेचर के अलग होने की वजह से वो अपना सेपरेट आउट होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, सेपरेट आउट हो जाएंगी। जैसे कि आपको ये टेबल यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें ऑक्सीजन का क्या है, -183 डिग्री सेल्सियस, और इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट -186, और इसका क्या है 196 माइनस में। ठीक है, माइनस में होगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका गैसेस सेपरेट हो जाएंगी एट डिफरेंट हाइट्स पे वो सेपरेट हो जाएंगी, और एक साथ नहीं सेपरेट होंगे, सब अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से धीरे धीरे सेपरेट आउट होती हुई चली जाएंगी। तो यहां तक आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस रहता है जिसमें कुछ नहीं करना है, जिसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का पहले आपने उसको घोला, फिर आपने उसको हीट कर दिया, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट होता है ये, ब्लू बहुत सुंदर से, एकदम शाइनी से, एकदम प्यारा सा ब्लू वाला कलर आ जाता है क्रिस्टल्स का। तो वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया है, और ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया जो समुद्र के पानी से नमक को निकालने में यूज करते हैं, जिसमें इवेपोरेशन भी यूज हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब हम कर लेते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स का चैप्टर खत्म। उसके बाद हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो चलिए बस रुकिएगा नहीं, देखते रहिएगा और चीजों को समझ पहले जान लेते हैं कि एटम, आपका परमाणु क्या है। तो परमाणु के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे डिस्कवरर्स आए, उन्होंने अपनी अलग अलग कुछ बातें बताई। किसी ने उसको पदार्थ बताया, किसी ने उसको बोला कि ये विभाज्य है, किसी ने बताया कि इंडिविजिबल है, विभाजित नहीं हुआ है। तो आइए धीरे धीरे किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें इसकी बोली, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। उससे पहले जानते हैं कि एक सिंगल, अगर मैं एटम की बात करूं या परमाणु की बात करूं, तो ये एटम है क्या। तो एटम एक छोटी सी इकाई है, और जो एटम, छोटे छोटे एटम्स जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अणु, मतलब मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो मैटर बना लेते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एटम से आपका क्या बना, आपका एटम से क्या बना, एटम से बना आपका मॉलिक्यूल, और आपके मॉलिक्यूल से क्या बन गया, मॉलिक्यूल से बन गया आपका मैटर। और मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास उसका द्रव्यमान हो या वो एक जगह घेरे। तो मैटर क्या है, मतलब द्रव्य क्या है, द्रव्य आपका एक कोई भी ऐसी चीज जो जिसका द्रव्यमान हो और जो एक जगह घेरती है, उसको मैटर बोलते हैं, उसको द्रव्य बोलते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, मतलब द्रव्य बनाते हैं। और ये द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य ऐसी कोई भी चीज जो कि
जगह घेरती है प्लस उसका एक द्रव्यमान होता है। तो इतना आई थिंक आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना मैटर, और मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और उसका खुद का एक मास है। चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। ये हम हिस्ट्री कब की जान रहे हैं? 500 बीसी, बहुत समय पहले की बात है। वो बहुत समय पहले कुछ कुछ साइंटिस्ट आए, तो पहले हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे। तो हम भारतीय हमेशा वैसे ही आगे हैं। तो भारतीय आगे होने के साथ साथ हमारे साइंटिस्ट भी थे, भारतीय फिलोसोफर्स भी थे। तो सबसे पहले आए महर्षि कन्नड़, ये भारतीय फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, इसको अगर मैं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, वो क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे पदार्थ को, और वो तोड़ते जा रहे तोड़ते जा रहे तोड़ते जा रहे थे। तो वो एक नतीजे पे आए कि कोई ऐसी स्टेज आएगी कि अब मैं उसको फर्दर और नहीं तोड़ सकता। क्या उन्होंने बोला कि कोई भी अगर मैटर है, द्रव्य है, पदार्थ है, उन्होंने उस वर्ड को यूज किया पदार्थ, उस समय मैटर वर्ड नहीं यूज किया। इंग्लिश में वर्ड आया पदार्थ और हिंदी में द्रव्य। तो द्रव्य को उन्होंने तोड़ना शुरू किया और उन्होंने बोला अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तो क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे कण मुझे मिलेंगे, जिसको उन्होंने पार्टिकल्स बोला। और उसका अब विभाजन नहीं हो सकता। मतलब अब जब स्मॉलेस्ट अपना पार्ट ले लेगा, जब स्मॉलेस्ट एक कण बन जाएगा, एक पार्टिकल बन जाएगा, अब मैं उसको विभाजित नहीं कर सकता। और नहीं विभाजित कर सकता तो वो बन जाएगा क्या? परमाणु, या इंग्लिश में परमाणु और हिंदी में जैसे परमाणु लिखते हैं वैसे। अभी एटम का वर्ड नहीं यूज हुआ था, अभी सिर्फ उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ को तोड़ा और परमाणु बन गया। ठीक, इसके बाद थोड़े समय के बाद आए पकुडा कट्टयामा। ये भी क्या थे? इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु है, जो एटम्स है, ये जो एटम्स है, बाद में जिनको एटम्स बोला गया परमाणु को, तो इन्होंने बोला जो परमाणु है ये कभी अकेले नहीं रह सकते, ये बहुत डरपोक हैं, ये बहुत डरते रहते हैं। अरे भाई मैं अकेले नहीं रहूंगा, मुझे डर लगता है, इनको किसी का साथ की जरूरत है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पकाडू कट्यामा ने क्या बताया कि परमाणु कभी अकेले नहीं रह सकते, ये दोस्ती बनाकर रहते हैं। ठीक है, आप बस सुनते जाइए हिस्ट्री। फिर क्या है? फिर ग्रीक फिलोसोफर आए। तो फिर ग्रीक भी सोचे कि अभी इंडियंस तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलो हम भी आते हैं इस लाइन में। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो द्रव्य था, जो मैटर था, जो इन्होंने ही बोला था, सेम चीज इन्होंने भी बताई कि जो द्रव्य है इसको मैं अगर डिवाइड करता जाऊं, विभाजित करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब विभाजन पॉसिबल नहीं है, जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और तो उस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला? जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तब आपका वर्ड निकल के आया क्या? एटम, जिसको परमाणु ऊपर बोल रहे थे, यहां भी परमाणु बोल रहे थे। ठीक है, तो ये वर्ड आ गया कि एटम। तो एटम ग्रीक फिलोसोफर ने फर्स्ट टाइम यूज किया वर्ड एटम। और ये कौन थे? हमारे डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस फिलोसोफर्स, जो कि ग्रीक के थे। इन्होंने एटम बोला या परमाणु बोला और ये वो बता दिया कि जो परमाणु है ये इनडिविजिबल है, मतलब अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। पर ऐसा आगे नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं इसको पेडागोजी से भी रिलेट करूं, तो ये आपका क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट, एडवांसमेंट के साथ साथ साइंस की चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले इन्होंने ये बोला, फिर ये बोला, फिर ये बोला। अब क्या हुआ? इनकी बात को यहाँ पे पूरा सत्य नहीं माना गया, इनकी डिस्कवरी को फेल भी नहीं कहा गया, पर ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। आगे चलकर क्या देखा गया कि एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये यहीं तक बात कह पाए। फिर आगे चलिए, फिर आगे बात करते हैं। फिर कुछ लॉज आए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें करेंगे। तो कुछ लॉज आए जिसमें आपको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। अब इसमें आपको दो लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा आपका हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं रासायनिक संयोजन नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब कि मास क्या है? कंजर्व हो रहा है। द्रव्यमान क्या है? वो संरक्षित रह रहा है। द्रव्यमान कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ना ही आप उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही आप उसको क्या कहते हैं, द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना ही आप उसको बना सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक आपकी रासायनिक रिएक्शन है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में मान लीजिए मैंने क्या किया, H2 लिया प्लस ऑक्सीजन लिया और इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या बन गया मेरे पास? H2O बन गया। ठीक है, ये H2O बन गया। अब इसमें इन्होंने बताया कि जब ये दोनों क्या थे? ये रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, सुनते जाएंगे। ये क्या है? रिएक्टेंट्स, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो आप खुद देखिए कि इस दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही थे और यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रह गए। इसका मतलब कि ना ही हाइड्रोजन
यहाँ से खत्म हुआ और यहाँ जाके नया बन गया, ना ही यहाँ से ऑक्सीजन खत्म हुआ यहाँ जाके नया बन गया, मतलब कि और इन दोनों का जो मास, मान लीजिए इसका मास x था, इसका द्रव्यमान x था और इसका द्रव्यमान भी क्या पाया गया कि x ग्राम ही रहा। तो इससे ये मतलब समझ में आया कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे, जो आपका पहले अभिक्रिया में जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे और जो प्रोडक्ट बन रहा था, इन दोनों का द्रव्यमान सेम पाया गया। इसीलिए ये बोला गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ना ही मास क्या होता है क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही उसका सृजन कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। अब इसमें क्या समझा गया कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसमें एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये क्या है, H2O है। H2O क्या है, सबको पता है, वाटर है। तो इसमें एटॉमिक, जस्ट अ सेकेंड, एटॉमिक मास मतलब आपका परमाणु द्रव्यमान आपका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, पर आपके 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं तो इंटू 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आया 2। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान आपका 16। तो इसके हिसाब से H2O, तो यहाँ पे 2:16 है, तो 1:8। तो हमेशा जब आपका वाटर की बात होगी तो वाटर का हमेशा क्या एक रेशियो मिलेगा आपको, 1:8 मिलेगा। इसका मतलब कि किसी भी रासायनिक क्रिया में, किसी भी यौगिक जो भी आपका बना, इन केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसमें हाइड्रोजन का जो आपको दिख रहा है 1 रेशियो और ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है आपको 8, मतलब कि 1:8 के रेशियो में ही हमेशा वाटर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये चीज हमेशा फिक्स है, चाहे आप पानी एक गंदे नाले से ले, चाहे आप पानी एक बिस्लेरी बॉटल से ले, चाहे आपका पानी हैंडपंप का हो, तो पर हमेशा जो उसका रेशियो रहेगा 1:8, ये हमेशा एक सा रहेगा। इस बात को इन्होंने बताया, किसने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में ये चीज बताई गई। चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी तक क्या बताया, मैं फटाक से 1 सेकेंड में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने क्या बताया, एटम, एटम से बने क्या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना मैटर, एटम परमाणु, परमाणु से बना अणु, अणु से बना आपका द्रव्य, द्रव्य क्या है, जो भी ऐसी चीज जिसके पास स्पेस हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसका एक कोई द्रव्यमान हो। फिर मैंने क्या बताया कि हिस्ट्री स्टार्ट हुई 500 बीसी से आसपास, 500 बीसी के आसपास से हिस्ट्री स्टार्ट हुई और इसमें सबसे पहले हमारे आए महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने बताया कि पदार्थ जो है इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो एक छोटी सी पार्टिकल मिल जाता है, एक कण मिल जाता है, जिसको उन्होंने क्या बताया, परमाणु। अब उसका विभाजन नहीं हो सकता। फिर पकूड़ा कत्यामा आए, पकूड़ा कत्यामा ने बताया कि परमाणु अकेले नहीं होते, ये हमेशा दोस्ती बनाकर रहते हैं। फिर आपके आए डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस, इन्होंने क्या बताया कि द्रव्य जो है, जो मैटर है आपका, इसको आप विभाजित करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल आ जाएगा उसको एटम बोला और ये इनडिविजिबल है। फिर हमने लॉज पढ़े, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कि मास कभी भी ना ही उसको क्या करते हैं, ना ही वो खत्म होता है, ना ही आप उसको बना सकते हैं, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। अगर रिएक्टेंट की बात करा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास हमेशा इक्वल रहेंगे, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब कि आप किसी भी जगह से अगर आपने पानी लिया, या अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, आप चाहे अपने जगह पर खड़े होकर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या आप दूसरे शहर की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हमेशा उसका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। तो इससे क्या समझ में आया कि स्थिर अनुपात का नियम हमेशा लागू होता है। चलिए आइए अब आगे फर्दर हम चीजों को अब जान लेते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन, इसके बाद डाल्टन आए, तो डाल्टन ने कहा अब मैं एटम के बारे में बताऊंगा। तो डाल्टन जो थे वो परमाणु के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो परमाणु है ये क्या है, इनडिविजिबल है, इसको फर्दर क्या है, विभाजित नहीं किया जाता। तो यहीं पे इनकी थ्योरी आकर फेल हो जाती है। फिर फर्दर थॉमसन आते हैं। तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये जो एडवांसमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक तरह से प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन देने के लिए ये सब साइंटिस्ट अपना काम करते जा रहे हैं। तो चलिए आइए डाल्टन को भी डीप में देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि थॉमसन ने क्या किया, फिर रदरफोर्ड मॉडल क्या बोलता है, फिर बोर्स मॉडल क्या बोलता है, फिर आइसोबार आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो चैप्टर को पूरा देखिएगा, जुड़े रहिएगा, आपका इस वाले सेक्शन से कहीं से भी कुछ गलत नहीं होगा, इतना विश्वास रखिएगा।
तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन परमाणु सिद्धांत, उन्होंने ये बताया कि कोई भी द्रव्य है, जो मैटर है, ये किससे बना है। कोई भी द्रव्य में, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे आपका तत्व हो, चाहे वो एक मिश्रण हो, चाहे वो एक यौगिक हो, वो बना किससे होता है। वो बना होता है किससे, एक छोटे छोटे कण से, जिस कण को उसने बोला परमाणु। सिंपल लैंग्वेज में ये चीज बताई उसने, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। उसने घुमा फिरा के कान को ऐसा पकड़ा और कान को पकड़ के बोला कि कोई भी चीज, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज अगर है, मुझे कोई भी एक यौगिक दिख रहा है, कोई मिक्सचर दिख रहा है, कोई मिश्रण दिख रहा है, तो ये किस चीज का बना है। ये एक सूक्ष्म चीज का बना है। जो सूक्ष्म चीज है, जो कण है, वो है आपका परमाणु। सिर्फ यही इसने चीज बताई कि ऑल मैटर वेदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ विवेचनाएं थी। जैसे कि उसने क्या बताया कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, मतलब सभी मैटर जो किससे बन रहा है, एटम से बन रहा है। सेम चीज उसने बताई। फिर एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स को क्या है, फर्दर, जो एटम्स परमाणु है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसका फर्दर विभाजन नहीं कर सकते। यहीं पे इनकी थ्योरी आगे फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि आगे जाकर थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर जो परमाणु है, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि क्या है, अंदर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो इनकी आगे जाकर थ्योरी फेल होती है। तो पर अभी देख लेते हैं कि और ये क्या बता रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि एटम्स को, जो भी किसी भी गिवन एलिमेंट है, जो तत्व है, उसका एटम है, ये आइडेंटिकल होता है मास में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कोई भी एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम, अगर मैं H2 लिख रही हूं यहाँ पे, अगर मैंने लिखा H2, तो H2 किससे बना, एक H और एक H। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये जो एक एलिमेंट है, जो एक तत्व है, ये जो तत्व बना, इसमें हाइड्रोजन का ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, एक से होंगे। मतलब दोनों एक से है, मतलब दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब कि इसमें इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, साथ ही साथ इसका द्रव्यमान होगा सेम। मतलब कि अगर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक H और एक H, दो में H मिलके H2 बना, तो इसमें इसका H और इसके H का आपका द्रव्यमान, साथ ही साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। मतलब रासायनिक गुण धर्म इनका सेम होगा और साथ ही साथ इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, सेम होगा। ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने दूसरी चीज क्या बताई कि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि एक कोई एटम है, जिस उस एटम्स के क्या है, डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कोई डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए, अब इधर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोटेशियम और कैल्शियम। अब इन्होंने क्या बोला, पोटेशियम और कैल्शियम जो है, ये क्या है, अलग अलग है। ठीक, अलग अलग है एलिमेंट्स। अब इसमें उन्होंने बोला कि इसके क्या होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके मास डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे ये गलत हो गए साबित, है ना। इनके जो पोस्टुलेट्स थे, इसी में ये गलत साबित होते जा रहे थे। अब देखिए, इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की बात करूं तो इसमें तो मास दोनों का 40-40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आकर इनका चीज क्या है, फेल हो जाती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब अगर मैं बात करूं कि H2O है, तो H2O में O1 है और H2 है, तो ऐसा नहीं होगा कि H 3.1 हो जाएगा तो O 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमेशा ये एक प्रॉपर होल नंबर होगा और स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे H4 है और O2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या आ जाएगा, H2O1। मतलब O1 नहीं लिखते नीचे, तो H2O हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो डाल्टन आए, तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। तो ये डाल्टन की जो परमाणु सिद्धांत था, इन्होंने सबसे पहली बात बताई कि जो पदार्थ है वो बना हुआ है, पदार्थ में चाहे कोई तत्व हो, चाहे कोई मिश्रण हो, चाहे कुछ भी हो, वो बना किससे होता है, परमाणु से बना होता है। फिर उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स में क्या बताया कि जो हमारे परमाणु है वो विभाजित नहीं हो सकते। अगर वो परमाणु है तो वो विभाज्य नहीं होंगे, ना ही उनको बनाया जा सकता है, ना ही उनको तोड़ा जा सकता है। ठीक, फिर उन्होंने बात की कि कोई भी एटम का, एक कोई किसी भी एलिमेंट का कोई जो एटम होगा, सेम एलिमेंट का, तो उसकी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी, मतलब उसके रासायनिक गुणधर्म और उसका द्रव्यमान दोनों क्या होगा, समान होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, कोई डिफरेंट एलिमेंट है, उसका क्या होगा, हमेशा, उन्होंने क्या बोला, उसका हमेशा उसका मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आपका उसका डिफरेंट होगा। तो यहीं पे आके सब चीजों में ये फेल हो गए। फिर उन्होंने बताया, ये चीज उन्होंने ठीक बताई कि हमेशा जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, कोई भी एक यौगिक बन रहा है, कोई भी एक
तो उसमें क्या होगा आपका, ये एक प्रॉपर प्रपोर्शन के साथ वो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। जैसे कि H2O में 2 आ गया या CO2 है, तो CO2 में ऐसे नहीं होगा कि C 0.5 हो गया, O 4.5 हो गया। तो मतलब ये आपका देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक आपका होल नंबर के फॉर्म में ये चीज लिखी हुई है। तो ये समझाना चाह रहे थे। अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स, जो इनकी कमियां थी। वो कमियां क्या क्या थी अभी आप देख ही रहे थे देर से। पहले उन्होंने क्या बताया, ये इंडिविजिबल है जो हम पढ़ चुके हैं। फिर सभी तत्व का द्रव्यमान एक सा होगा। तो इसका मतलब इन्होंने ये आइसोटोप्स के बारे में, आपके समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए। जैसे कि आपने को इन्होंने बताया कि सभी तत्व का द्रव्यमान एक सा होगा, तो इसका मतलब C14, C12, C13 ये सब कहाँ गए, तो फिर ये सब कैसे आ गए? तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है। तो ये समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए थे। फिर ये समभारिक के बारे में नहीं बता पाए, मतलब कि आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए। जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपका क्या है, ये एक तरह से आपका आइसोबार है, जिसमें कि एटॉमिक मास, आपका जो परमाणु द्रव्यमान है, ये आपका सेम है, इसलिए एटॉमिक मास इसका सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोबार से आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए। पर कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए थे, काम तो कर ही रहे थे ना, एडवांसमेंट तो कर ही रहे थे एटम्स को समझने के लिए। तो इन्हीं के एडवांसमेंट को फर्दर क्या है, जे थॉमसन ने लिया। अब इनका एक और अच्छा काम जान लेते हैं, जो कि डाल्टन का था। तो डाल्टन एक पहले साइंटिस्ट बने, ये एक बार एसएससी में पूछा गया था कि ऐसे कौन थे वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एक आपका जो एलिमेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर समझने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया या एक सिंबल को फॉर्म किया। जैसे कि उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन उन्होंने इस तरह से कर दिया, फिर मरकरी है तो मरकरी को ऐसे डिजाइन दे दिया। तो मतलब अब जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उनको क्या किया, सिंबल प्रोवाइड किया। तो ये कौन थे पहले साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट आपके पहले थे डाल्टन। पर अब खुद सोचिए, कोई रिएक्शन हो रही है ना, कुछ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कुछ आपने उसमें जिंक डाला, कुछ डाला, अब कुछ एकदम से रिएक्शन बन के आ गई, तो अब क्या करेंगे, तो डिजाइन बनाते बैठे रहेंगे। तो इनकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी ये फेल हो गए। पर इन्होंने एक दिमाग में तो चीजें डाली कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं कि हर एलिमेंट को पूरा पूरा लिखने की बजाय, जैसे हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी और ये क्या बना देगा, ये आपका वाटर बना देगा। ठीक, तो ऐसे क्या है, ये इतना लंबा लंबा करने की बजाय इन्होंने क्या किया, सिंबल्स देना स्टार्ट किया। पर प्रॉपर सिंबल्स नहीं दे पाए, तो इन्होंने इस तरीके से सिंबल्स बनाए। पर ये फर्दर इस चीज को नहीं मतलब एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग थे। तो फिर इनके बाद आए बर्जीलियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी इनकी और इनको समझाया। क्या समझाया कि ऐसा करते हैं कि जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर या उसके आगे पीछे के लेटर्स लेते हैं। जैसे कि जिंक हो गया, तो जिंक का क्या किया, ZINC होता है, तो Z लिया, और Z भी तो ले सकते थे, पर इन्होंने क्या किया, ZN ले लिया। अब बात यहाँ पे फंसी, तो बर्जीलियस थे साइंटिस्ट जिन्होंने इनिशियल्स को यूज किया। इनिशियल्स मतलब लेटर्स के इनिशियल्स को यूज किया या फिर उसके बीच के अल्फाबेट्स को यूज किया। अब बात फंस रही थी कि भाई कैसे पता चले कि जिंक जो है ये आपका थोड़ी सर्दी जुकाम है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा आवाज के लिए। तो जिंक क्या आपका Zn है कि Zi है कि Zc है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि हम किसको एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए आई बात क्या, IUPAC। ये IUPAC आपकी इंटरनेशनल यूनियन, तो ये क्या करती है, ये कंफर्म करती है और साथ ही साथ एक ठप्पा लगा देती है कि अगर जिंक को अगर Zn लिखा गया है, तो जिंक को हर जगह, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, जिंक को Zn ही लिखेंगे, क्योंकि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और इस पे ठप्पा IUPAC पर ठप्पा लग गया कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमने स्टार्टिंग में देखा एटम क्या होता है, फिर हमारा 500 BC से स्टार्ट हुआ था, फिर हमारे साइंटिस्ट जो इंडियन फिलोसोफर्स आए, फिर हमारा ग्रीक फिलोसोफर आया, उन सब ने बताया एटम्स के बारे में कि इंडिविजिबल होता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आपकी विवेचना देखी, फिर साथ ही साथ इनके ड्रॉबैक्स देखे। फिर अब हम देखने जा रहे हैं कि डाल्टन की थ्योरी को फर्दर कैसे थॉमसन और रदरफोर्ड में आगे और प्लस बोर्स मॉडल में कैसे उस चीजों को एक्सेप्ट किया
और चीजों को फर्दर एडवांसमेंट की तरफ। अब देख लेते हैं जे थॉमसन का मॉडल और साथ ही साथ रदरफोर्ड ने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट में। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि जो हमारा डाल्टन थे उन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो परमाणु है वो इनडिविजिबल है, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। आप उसका फर्दर क्या है, आप उसको बार बार, और जब वो एटम बन गया, जो परमाणु बन गया, आप उसका फर्दर उसको विभाजित नहीं कर सकते, मतलब उसको और तोड़ नहीं सकते और वो उससे छोटे नहीं हो सकते। तो वो क्या है, बस एक एटम है, परमाणु है और उसके अंदर कुछ नहीं है। तो वहां पे जाकर क्या थे, वो फेल हो गए थे। तो इसके बाद कौन आए, आपके जे थॉमसन आए। तो जे थॉमसन ने क्या दिया, अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, या इसको वाटरमेलन का भी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको केक पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये सब नाम इन्होंने इसको दिए। वो क्यों दिए, उन्होंने बताया कि जो आपका, जैसे आपका केक होता है, केक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केक के अंदर आप किशमिश है, काजू है। तो केक के अंदर जो किशमिश और काजू है उसको उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स बोले। साथ ही साथ आपका, और ऊपर का जो शेल है, जो उसका पूरा कवरिंग है, वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या बताया, जे थॉमसन ने बताया। तो आइए देख लेते हैं दो चीजें क्या बताई। सबसे पहले बताया कि परमाणु घन आवेशित गोले का बना होता है, मतलब एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो दो चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके अंदर धसे हुए हैं, एकदम घुसे हुए हैं, प्लस आपका जो स्फेयर है, जो ये गोला है, ये आपका जो परमाणु का जो गोला है, ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब धन आवेशित है। ये गोला धन आवेशित है, जो स्फेरिकल स्फेयर है वो आपका पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर धसे हुए हैं, जैसे कि आपके प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन के जो आप बीज है, वाटरमेलन का बीज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, वाटरमेलन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये आपका धनात्मक हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है। तब इसमें क्या, फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि जो आपके ऋणात्मक और जो धनात्मक है वो क्या है, एक समान है दोनों चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक समान है। इसलिए क्या है, ये आपका जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत रूप से ये क्या है, ये आपका उदासीन है। ये दूसरी चीज उन्होंने बताई। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि आपका परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, ये पहली चीज बताई। फिर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब आपके पॉजिटिव चार्ज और आपके नेगेटिव चार्ज जो होंगे ये बराबर होंगे। इसलिए क्या है, आपका ये जो एटम है ये उदासीन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा इस वजह से। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस थी, क्या लिमिटेशन थी, ये जो अरेंजमेंट इन्होंने बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका धनात्मक और ऋणात्मक का जो इन्होंने एक क्या बताया था, अरेंजमेंट बताया था, ये अरेंजमेंट इस तरीके का नहीं था। तो यहाँ पे जाकर ये फेल हो गए थे वापस। तो ये अरेंजमेंट अब फर्दर किसने अच्छे से डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, इसके बाद आए रदरफोर्ड। ठीक, हम कहाँ से चल रहे थे, हम 500 बीसी से चल रहे थे, जो हमारे आपके इंडियन फिलोसोफर्स थे। इंडियन फिलोसोफर्स से फिर हम किस पे आए, ग्रीक फिलोसोफर पे आए, बर्जीलियस और ल्यूसिपस। फिर उन्होंने बताया वही सब एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। फिर हमने डाल्टन के बारे में पढ़ा। फिर डाल्टन की थ्योरी क्या थी, थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं हुई, पर डाल्टन ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी। क्या थी वो चीजें, कि आपके सिंबल्स दिए थे। फिर उसको बर्जीलियस ने क्या किया था, बर्जीलियस ने उसको क्या बोला था, सिंबल्स को, कि आप इनिशियल्स को यूज करिए, और इनिशियल्स को यूज करके क्या करेंगे, आप एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का H है या कार्बन का C है। फिर IUPAC नेम का थप्पा लग गया था। फिर हम आए थे किस पे, डाल्टन जब फेल हो गए तो जे थॉमसन पे आए। जे थॉमसन हमने देख लिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, किस तरीके से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें अंदर रहते हैं और आपके पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो है वो पूरा बाहर की साइड होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रदरफोर्ड क्यों इसके बाद आए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर ये नहीं डिफाइन कर पाए थे कि पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आपके जो चार्जेस हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया, जो कि आपका हीलियम अल्फा पार्टिकल था, 42He पार्टिकल था, और ये इन्होंने यूज किया गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल मतलब सोने की झिल्ली, सोने की पतली परत इसलिए यूज करी क्योंकि ये 1000 एटम से मिलकर बनी हुई थी। एग्जाम में पूछते हैं कि सोने की परत की जो झिल्ली थी वो क्यों यूज करी थी, क्योंकि वो इतनी फाइन थी कि उसके एटम्स को गिनना संभव था, और वो 1000 एटम्स से लगभग मिलकर बनी थी, इसलिए गोल्ड फॉइल को यूज किया गया। साथ ही साथ फ्लोरेसेंट स्क्रीन को यूज किया गया, जो कि चमकदार स्क्रीन थी, जब कोई भी पार्टिकल्स पर टकराता था तो वो चमक जाती थी। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या करते हैं। तो आपको तीन चीज याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल यूज किए थे, हीलियम, और साथ साथ गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज किया था। अब देखिए अल्फा पार्टिकल्स थे, ये बहुत तेज गति के अल्फा पार्टिकल्स थे, इसमें बहुत ऊर्जा थी, तो इसलिए ये ऊर्जा बीच में नष्ट नहीं हो जा रही थी, इसलिए इस अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया गया था। ठीक है, इसका मास ज्यादा था। अब ये क्या हो जाएगा,
4 AMU है इसका मास। अब ये यहां से गए अल्फा पार्टिकल और बीच में क्या प्रेजेंट है, ये सोने की पतली सी परत प्रेजेंट है ये। अब ये जैसे यहाँ जाएंगे तो कुछ क्या हो जाएंगे, इसमें कुछ इनको बातें समझ में आई कि कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे गए वैसे के वैसे वापस आ गए। 3 कंडीशंस उन्होंने देखी। पहले अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ही चले गए, पूरे सीधे चले गए, उनका कहाँ गए नहीं आता पता। कुछ क्या थे, थोड़े से कोण से क्या है मुड़ गए, कुछ क्या थे वापस जिस कोर्स जिस स्ट्रेट लाइन से गए उसी स्ट्रेट लाइन से वापस आ गए। तो इस चीज पे वो कुछ नतीजों पर उतरे कि अब ये चीजें क्यों हुई, तो इससे उनको कुछ कुछ बातें समझ में आई। उनको स्ट्रक्चर, एक संरचना, किसके, एक परमाणु की संरचना के बारे में अब समझ में आने लगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, आप देखिए यहाँ पे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, इनका कुछ नहीं पता, ये सीधे सीधे चलते चले गए। फिर कुछ अल्फा के कण जो थे वो छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ से गए और यहाँ से वापस आ गया, तो एक कोण से ये वापस आ गया, यहाँ से गया फिर यहाँ से वापस आ गया, एक कोण से ये वापस आ गए कुछ। पर प्रत्येक 12,000 कणों में से एक, मतलब 1:12,000 का रेशियो था। 12,000 कण गए, उसमें से कोई एक कण क्या कर रहा था, सीधे जा रहा था और ऐसे गया और वापस उसी एंगल से, उसी स्ट्रेट लाइन से 180 डिग्री से वापस आ गया। ठीक, तो इससे इनको समझ में आया कि जो ये ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो उनको ये समझ में आ गया कि जो बीच का भाग होता है किसी भी परमाणु का, अगर मैं यहाँ पे एक परमाणु बनाऊं, ये एटम बनाऊं, तो ये जो बीच का भाग वो ये पाया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कि ये बीच के भाग में ही सारा कुछ खेल होता है। इसी बीच के भाग में ही सबसे ज्यादा मास होता है, इसी बीच के भाग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स जो गए वो वापस क्या है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो वापस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर हो जाता है। तो गया और फिर वापस आ गया, उसको टच किया और फिर वापस आ गया। तो जो इसको हिट कर रहा था, इस नाभिक को हिट कर रहे थे जो पार्टिकल, वो क्या है, वो इसको देख के वापस आ जा रहे थे। तो इनका कंक्लूजन यही बना कि परमाणु के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली होता है। जो स्पेस खाली था वहां से क्या था, सीधे चले गए। ठीक, फिर विक्षेपित हुए, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई, मतलब जहां से विक्षेपित हुए थे उसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे होता है, इसलिए कुछ पॉजिटिव चीज के पास जा रहे थे, चार्ज के पास, तो वापस आ जा रहे थे। पर लास्ट वाली कंडीशन क्या थी कि जो 180 डिग्री एंगल से वापस आ जा रहे थे, तो इससे ये समझ में आया कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो गोल्ड एटम के बीच में कहीं पे जाकर दम धसा हुआ है, दम घुसा हुआ है, दम भरा हुआ है। तो वो छोटी सी जगह क्या उन्होंने समझी कि वो छोटी सी जगह आपका नाभिक है, जहां पर सारा का सारा मास पाया जाता है, सारा सारा द्रव्यमान पाया जाता है, साथ ही साथ सारा का सारा आपका उसमें ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज, आपका धनात्मक चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके हिसाब से इन्होंने एक अपने रिजल्ट में कुछ कंक्लूजन्स निकाले, तो हम कंक्लूजन्स देख लेते हैं क्या क्या थे। तो हम इनके कंक्लूजन में, हम किसका कंक्लूजन देख रहे हैं, रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का कंक्लूजन पहला क्या हमने देख लिया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हो गया। और आपका सारा का सारा जो मास है वो भी कहाँ है, वो भी न्यूक्लियस में है। ठीक है, और तीसरी बात हमने क्या समझ ली, हमने ये देखा, ये तो दो चीज हो गई। फिर तीसरी चीज क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, और चौथी बात क्या हो गई, चौथी बात ये हो गई कि जो आपका साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, या इसको बोलेंगे नाभिक का साइज, नाभिक का साइज बहुत छोटा है, किससे, साइज ऑफ एटम से। एक परमाणु के साइज से नाभिक का साइज बहुत छोटा है, उसी के अंदर सारा का सारा द्रव्यमान है, उसी के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसी के अंदर क्या है, सब कुछ भरा हुआ है। इसीलिए क्या है, वो 180 डिग्री एंगल से अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जा रहे थे और मतलब पूरे के पूरे लौट आ रहे थे। ठीक है, ये बात सबको क्लियर आ गई हो, समझ में आ गई होगी कि क्या इनका एक्सपेरिमेंट का लास्ट में रिजल्ट रहा। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि इसके एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट आए थे। इसके बाद चलिए आइए जान लेते हैं कि अब बोर ने क्या बताया। अब बोर आते हैं तो बोर एटॉमिक जो मॉडल अपना लेकर आते हैं वो प्रॉपर बताएंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी तक सिर्फ
ये समझ में आया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रेजेंट, फिर नेगेटिव चार्ज बाहर चल रहा होता है राउंड द न्यूक्लियस, राउंड द आपका स्फेयर, और आपका क्या है, एक न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा, नाभिक बहुत छोटा है किससे, एटम की अपेक्षा, आपके परमाणु की अपेक्षा। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से बोर मॉडल भी कंप्लीट। बोर्ड्स को करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमने जो जो पढ़ा हमको याद भी है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्विक रिवीजन में कि मैंने सबसे पहले क्या बताया कि महर्षि कन्नड़ जो थे उन्होंने क्या बताया कि पदार्थ को जब आप विभाजित करते जाएंगे तो एक जो आपका सूक्ष्म कण बचेगा उसी को उन्होंने परमाणु बोला। फिर नेक्स्ट आए कौन, पकुड़ा कतमाया, इन्होंने क्या बोला कि परमाणु आपके अकेले नहीं रहते, ये हमेशा दोस्ती बनाकर रहते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ कि डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस आए, इन्होंने क्या बोला वापस से कि जो पदार्थ है उसको जब डिवाइड करते जाओ तो एक सूक्ष्म कण जो आ जाता है उसी को परमाणु बोलते हैं, उसी को एटम बोलते हैं। फिर कौन आए, फिर डाल्टन आए, डाल्टन ने क्या बताया, अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया कि एटम जो है वो आपका एटम इनडिविजिबल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इन्होंने साथ ही साथ क्या बताया कि जितना भी आपका मैटर है, जो पदार्थ है, चाहे उसमें कोई तत्व हो, चाहे उसमें कोई यौगिक हो, चाहे उसमें कोई मिक्सचर है, मिश्रण है, वो किससे बना है, वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है। वो स्मॉलेस्ट आपका कण क्या है, आपका परमाणु है, ये इन्होंने बताया। अब इसके कुछ इनके पोस्टुलेट्स थे, वो पोस्टुलेट्स में क्या क्या था कि एटम इनडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर, यहीं पे वो फेल हो जाते हैं। फिर हमने क्या देखा कि एटम्स को के जो एलिमेंट्स है उन्होंने क्या बताया कि उसकी अगर सेम एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H और H, तो उसकी सेम उसका मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ उसकी रासायनिक जो आपकी रासायनिक धर्म है वो भी आपका सेम हो जाएगा। प्लस आपको क्या उन्होंने बताया कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है, अब उसमें क्या बताया कि वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे उनका मास, तो इसमें वो फेल हो गए थे वापस से। उसमें क्या था आपका पोटेशियम और कैल्शियम था, जिसमें आपका 40-40 आपने देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब एक तरह से आइसोबार्स के बारे में और आइसोटोप्स के बारे में ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि एटम्स में कोई भी अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे वाटर बन रहा है, तो जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, H2 है और O1 है, तो हमेशा वो एक होल नंबर में रहेगा, वो एक शॉर्ट पॉइंट्स में नहीं रहेगा। ये पॉइंट्स बताया। फिर डाल्टन ने और क्या क्या चीजें बताई, डाल्टन ने एक अच्छा काम और किया था, इन्होंने आपको पहली बार सिंबल का से अवगत कराया था कि किसी भी अगर एलिमेंट का आपको सिंबल देखना है तो उन्होंने कुछ डिजाइन्स बना दी थी, पर उस डिजाइन को बनाने में इतना टाइम लग रहा था कि तो इसके बाद इनकी हेल्प करी बर्जीलियस ने, और बर्जीलियस ने डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स को हम उनके इनिशियल से, अगर मैं उसको अच्छे से देखती हूँ, जिंक है, कैल्शियम है, Ca है, तो उसके इनिशियल्स को यूज करके मैं उसके लेटर्स को समझ सकती हूँ और उसको निर्धारित कर सकती हूँ कि ये एक जो एलिमेंट है ये इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए IUPAC नेम आया, और IUPAC नेम ने क्या किया, उसको ठप्पा लगा दिया। फिर आए जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई कि इंडिविजिबल होते हैं एटम्स, इन्होंने बताया परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, पर फर्दर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, परमाणु के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको भी डिस्कवर करना जरूरी है। तब आए हमारे जे जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उसमें उन्होंने बताया कि जो स्फेयर है, जो गोलाकार है, उसमें क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज धनात्मक जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है, और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर धसे हुए हैं, जैसे कि केक आपका या वाटरमेलन तरबूज आपका होता है। ठीक, साथ ही साथ आपका पॉजिटिव चार्ज धनात्मक और ऋणात्मक जो चार्ज है ये दोनों आपका इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए आपका जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत रूप से आपका उदासीन पाया जाता है। तो ये बात किसने कर दी, थॉमसन ने। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने बोला कि आप ये जो मॉडल है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, कि ऐसे इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो उन्होंने कहा ये अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं होता है। उन्होंने फर्दर स्टडी किया और उन्होंने अल्फा गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया, और अल्फा पार्टिकल्स को यूज करके इन्होंने ये समझ लिया कि एटम के अंदर का जो नाभिक होता है, किसी परमाणु के अंदर का जो नाभिक होता है, वही एक कंसंट्रेटेड मास होता है उसमें प्रेजेंट, प्लस उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के बाहर रिवॉल्व होते रहते हैं, और एटम का जो साइज होता है उससे न्यूक्लियस का साइज, नाभिक का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो ये सारे रिजल्ट पर कौन पहुंचे, आपके रदरफोर्ड पहुंचे। आज रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत सारी कमियां निकाली गई, और वो कमियों को दूर किया फिर बोर्ड्स ने आके। तो बोर्ड ने जो अपना परमाणु की जो संरचना दी, एक तरह से मॉडल जो प्रस्तुत किया, उसमें
रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स को लेते हुए और अपने नए पोस्टुलेट्स दिए, मतलब उनके जो ड्रॉबैक्स थे किनके, रदरफोर्ड के, उनके ड्रॉबैक्स को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बनाकर उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स को दिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इनके पोस्टुलेट्स। साथ ही साथ कोई भी डिस्कवरर अपनी जो चीजें डिस्कवरी करते थे तो जो दूसरे साइंटिस्ट आते थे वो उनके जो ड्रॉबैक्स थे उसको लेकर फर्दर डिस्कवरी में एडवांसमेंट करते थे। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव साइड हो जाता था, साइंटिस्ट एक दूसरे की एक तरह से हेल्प करते थे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो कमियां क्या थी रदरफोर्ड की? रदरफोर्ड ने सब कुछ बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक जो है, एक परमाणु का जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द शेल, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। पर उनकी एक कमी ये आई, उन्होंने ये बताया जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते उनके हिसाब से ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं बाहर की साइड, तो यहाँ से अगर रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे रिवॉल्व करते 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 आकर नाभिक में, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे। इसका मतलब रदरफोर्ड एक एटम की, एक परमाणु की स्थिरता को नहीं बता पाए थे। मतलब ये नहीं बता पा रहे थे कि एटम है, परमाणु क्या है, स्थिर है, एटम इज स्टेबल, ये वो नहीं बता पाए। इनके हिसाब से क्या हो गया था कि एटम एक अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से, वो क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं उसके ऑर्बिट में। मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें, एक ऑर्बिट में, एक चक्रण में उसका रिवॉल्व हो रहे हैं। वर्तानुकाल चक्र जो है उनका ऑर्बिट है, उसमें वो क्या है, मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपना एक एक्सिलरेशन क्रिएट कर रहे हैं, और उस एक्सिलरेशन की वजह से धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नाभिक में आकर गिर जाएंगे। ये क्या थी, रदरफोर्ड के हिसाब से बात थी। पर ऐसा नहीं होता है। हमको क्या पता है कि परमाणु क्या है, स्टेबल है, स्थिर है। ठीक, परमाणु क्या है, अस्थिर नहीं है, ये चीज कंफर्म थी। तो इस हिसाब से रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट था वो उनको, मतलब वो प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे एटम को, कि एटम स्टेबल है, इसीलिए आए थे बोर। अब बोर ने क्या बताया, बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहले बोर ने ये बताया कि जो एटम है, परमाणु है, उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में क्या है, वो अपना चक्रण कर रहे हैं, एक चक्र बनाकर रिवॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने उन शेल का नाम दिया, एक पर्टिकुलर उसका नाम दिया कि ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स क्या थे, एक शेल्स थे, जैसे KLMN। तो इस तरह के शेल्स का डिस्कवरी किसने करी थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना एनसीईआरटी, क्योंकि DSSB में एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको उठा के पूछी जाती है एग्जाम्स में। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखिए तो आपको चीजों को समझ में, आपको आसानी होगी समझने में। तो इन्होंने क्या बताया, बोर के पोस्टुलेट्स थे टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस, और ये किसके ऑब्जेक्शंस थे, ये आपके रदरफोर्ड के ऑब्जेक्शंस थे। इन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए कुछ बोर्स ने पोस्टुलेट्स दिए कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर काटते हैं, ये विविक्त कक्षा होती है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट्स, और इस ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मतलब ऊर्जा उनमें खत्म नहीं होती है। ये बात क्या बताई, बोर्स ने बताई। ध्यान रखेंगे, बोर ने क्या बताया, एक डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स की बात बताई, और दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। ठीक है, फिर इन ऑर्बिट्स का नाम उन्होंने क्या दिया, या तो वो शेल होंगे, या उनको ऑर्बिट्स बोलेंगे, या उसको एनर्जी लेवल बोलेंगे। मतलब या तो उसको कक्षा बोलेंगे, या उसको कोशों बोलेंगे, या ऊर्जा का स्तर बोलेंगे। किसको, ये आपको ये शेल्स दिख रहे हैं तो इनको। ठीक है, तो आपका क्या, ये नाभिक हो गया बीच में, नाभिक के बाहर वाला K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ये शेल्स की बात किसने करी, आपके बोर्स ने बताया। ठीक है, इसके बाद ये शेल्स वगैरह की बात सिर्फ बोर्स, आपसे एग्जाम में इतना ही पूछते हैं कि शेल्स की बात किसने की, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स किसने बताया, ऑर्बिट्स किसने बताया, तो आप बता देंगे कि बोर। नेक्स्ट क्या कंक्लूजन आया, सब सारे डिस्कवरर्स की बातें समझते हुए एक कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा एक
ऑर्बिट के बाहर मूव करते हैं, मतलब चक्कर काटते हैं बाहर की साइड, और जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो सेंटर में होता है, और जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन। तो ये कंक्लूजन निकला इतने सारे डिस्कवरर्स की डिस्कवरी के बाद। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे कि सभी डिस्कवरर्स द्वारा एक कंक्लूजन फिर बाद में निकाला गया इतनी डिस्कवरीज करने के बाद कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका नाभिक में है, और ये जो नाभिक में प्रोटॉन है, ये सब डिस्कवरी हम देख चुके थे। इसके बाद आए, जब ये सब हो गया, इसके बाद आए चैडविक। तो चैडविक ने क्या बताया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। अब न्यूट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अभी तक प्रोटॉन की डिस्कवरी तक हुआ था, अभी तक न्यूट्रॉन किसी ने नहीं बोला था, पर चैडविक डिस्कवरर आए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, और मास ऑफ अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन है उसका मास बराबर होता है न्यूट्रॉन के मास के, प्लस जो न्यूट्रॉन होता है ये आपका, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो दो चीज उन्होंने बताई। पहली बात तो क्या करी कि डिस्कवरी करी किसकी, न्यूट्रॉन की, चैडविक द्वारा हुई थी। न्यूट्रॉन का प्रेजेंस कहाँ होता है, न्यूट्रॉन का प्रेजेंस आपका नाभिक में होता है। नाभिक में आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना होगा, वो मास आपका बराबर हो जाएगा किसके, आपके न्यूट्रॉन के मास के। तो आपको दो चीज समझ में आई कि पहली बात तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की, फिर इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन के, और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। चलिए फर्दर देखते हैं आगे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे KLM में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके बाहरी शेल, बाहरी कक्ष में प्रेजेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट शेल। तो कोई भी शेल, जैसे फर्स्ट शेल है तो n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी शेल होगा उसमें n, जैसे n की वैल्यू उसमें देख लेंगे, n इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड शेल होगा तो n इज इक्वल्स टू 2, थर्ड शेल होगा तो n इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से काम करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। अब इसमें n की वैल्यू लिखते जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में n की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब 2n² में आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 1 को ऐसे करेंगे, मतलब 2 और 1 की जगह 1 लिखा और स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू 2। तो इसका मतलब कि आपके पहले शेल में आपके नाभिक, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो शेल है, पहला शेल, इसको K शेल बोलते हैं। तो K शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर सेकेंड शेल की मैं बात करूं, सेकेंड शेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि सेकेंड शेल है, जितना नंबर ऑफ शेल उतने नंबर ऑफ n की वैल्यू। ठीक, नंबर ऑफ n क्या हो गया, 2। अब इसमें मैं अगर 2n² लिखूंगी तो क्या हो जाएगा आपका 2n², मतलब 2 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the 4 2 the 8। तो मतलब आप इसके बाहर वाला जो शेल है KL, तो L शेल में आपका कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम बात कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं, अगर थर्ड शेल हो जाएगा आपका, थर्ड शेल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो इसके हिसाब से 2n² होगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, इधर n की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब बात आ गई 18। तो अब ये जो थर्ड शेल है KLM, तो M शेल है, इसमें 18 आएंगे, पर एक यहाँ पे विवाद हो जाता है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाएंगे, बाकी अगले शेल में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू बोर, बोर ने एक और नियम दिया कि एक एटम की को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्थिरता मेंटेन करने के लिए, स्थिरता को निभाए रखने के लिए, उसके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो उसका बाहरी कक्ष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ही आ सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ये किसने बोला था, ये याद रखेंगे, ये किसने बोला था, एग्जाम में ये पूछा गया है। ये बात बोली थी बोर ने। बोर ने क्या बोला था कि टू मेंटेन द स्टेबिलिटी द आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी शेल में मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ 18 आया, फिर 32 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, पर आपका जो बाह्य कक्ष है उसमें आपका सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, क्योंकि एटम को स्टेबल बनाना है। ठीक, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो संयोजकता क्या हो जाएगी, जो भी आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो
किस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, किसी भी परमाणु में सबसे बाहर कक्ष में जो भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स में। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मास नंबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी भी नाभिक में जो मास है उसमें क्यों है वो मास? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, इसीलिए उसका वो मास है। चलिए अब इधर देख लेते हैं। अब बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे इससे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में न्यूमेरिकल फॉर्म्स में। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए पूरा। और ये सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखिएगा, आपको एग्जाम्स में और इवन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, या कुछ वीडियो में सुधार करने की जरूरत है, या कुछ बढ़ाने की जरूरत है, या कुछ घटाने की जरूरत है। तो वो उस चीजों को मैं अप्लाई करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलिए आइए देख लेते हैं आइसोटोप्स। तो मतलब समस्थानिक, संभारिक और आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या हो जाता है? ऐसे सेम, मतलब सेम आपके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, उनका एटॉमिक नंबर तो आपका क्या हो जाएगा? सेम होगा। मतलब आपकी परमाणु संख्या सेम होगी, पर आपका जो द्रव्यमान होगा वो आपका अलग होगा। इसको ऐसे बोल सकते हैं आइसोटोप्स को, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें परमाणु संख्या क्या है आपकी? समान है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है आपका? एटॉमिक नंबर सेम है, पर आपका मास जो है, या एटॉमिक मास जो है, वो एटॉमिक मास ये आपका भिन्न है, अलग है। ठीक, एक ही तत्व की बात हो रही है यहाँ पे, एक ही तत्व। जैसे ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, तो तीनों एलिमेंट्स एक ही, पर ये प्रोटियम बन गया, ये ड्यूट्रियम बन गया और ये ट्राइटियम बन गया। क्यों? क्योंकि इनके जो मास नंबर है, ये एटॉमिक मास है, मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास है, ये क्या है? इसका अलग है। ठीक, ऐसे ही कार्बन का हो गया। कार्बन का आपका आइसोटोप C12 भी होता है, C14 भी होता है, C13 भी होता है, पर यहाँ पे दो ही मैंने लिखे हैं। तो इसमें देखिए आप, नीचे वाला क्या है? नीचे वाला किसी भी, ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी अगर एलिमेंट X है, इसका नीचे आपका Z, ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, और A ऊपर क्या हो जाएगा? ये आपका एटॉमिक मास। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या, और ये क्या है आपका? एटॉमिक मास। मास मतलब भार, भार हमेशा सर के ऊपर होता है। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मास को बता रहा है, और नीचे वाला पोर्शन आपको एटॉमिक नंबर को बता रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जो आइसोटोप्स होते हैं, इनके एलिमेंट्स, मतलब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होंगे? सेम होंगे, पर इनके भौतिक गुण क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा के। ठीक, क्या मैंने बोला कि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, एक सी होगी, पर इनकी जो भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये इनकी भिन्न होंगी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? आइसोटोप्स की। अब बात कर लेते हैं संभारिक की। संभारिक में क्या हो जाएगा आपका? अब एटॉमिक नंबर अलग होगा, पर मास, जो एटॉमिक मास है वो आपका सेम होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? एटॉमिक मास, जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो आपकी एक होगी, पर आपकी जो परमाणु संख्या है वो आपकी अब अलग हो जाएगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसमें अलग, इसमें तत्व भी क्या हो जाते हैं? फिर अलग हो जाते हैं। जैसे कि ये कैल्शियम है और ये आपका आर्गन है। इसमें आप ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ऊपर टोपी, ये ऊपर की टोपी है। अब इसकी टोपी क्या है? दोनों की समान है। इसमें क्या था? नीचे, नीचे की टोपी, नीचे का जूता समान था। इसमें क्या है? टोपी समान है, पर नीचे वाला क्या है? अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाता है? परमाणु भिन्न है और द्रव्यमान समान है, पर इसमें दैट इज द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या था हमारा? न्यूक्लियॉन्स क्या था? जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स। तो ये क्या है? ये आपका इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स,
ऐसे एटम्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है बट डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब आपका द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला। कि आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? आप ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ऊपर क्या है? मास है, नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो इसमें से जब आप एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कैसे हो गया ऑक्सीजन, आप खुद देखिए इसमें क्या मैंने बोला कि एटम्स ऐसे जिसमें कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे। आप खुद देखिए डिफरेंट प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या है? सबका अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सबके अलग अलग। पर आपके न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है। मतलब कि आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन अगर मैं इसमें निकालूं तो 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। इधर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर 14 माइनस 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8। ठीक, तो सब में क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आया? सेम आया। तो यही क्या हो जाता है? आइसोटोन्स आ जाता है। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।